हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन कंप्लीट रिवीजन करने वाले। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं ले रखा है, क्योंकि तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है सर, कितना नोट्स का चार्ज लगता है? मात्र 100 रुपए में आप लोगों को बहुत कुछ मटेरियल एग्जाम टाइम में दिया जाता है। आपको बिलीव नहीं होगा इतना मटेरियल मैं दूंगा। आप लोग चैनल पे जुड़े, बढ़िया नोट्स ले, तैयारी करें। चलिए, वन शॉट रिवीजन है, इसलिए आप लोगों को भी कॉपी पेन लेकर बैठना है। हो सकता है आपके पास नोट्स ना हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, और जो मैं यहाँ पे बताते चलता हूं लिखते चलना। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन है क्या बच्चों? एक रसायन विज्ञान की शाखा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई रसायन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं। आप विद्युत रसायन पढ़ रहे हो, है ना, भौतिक रसायन हो जाता है, फिर बच्चों ऑर्गेनिक यानी आपका कार्बनिक रसायन हो जाता है ना। कई प्रकार के मतलब इनको वर्गों में बांटा गया है। इसके पीछे रीजन है कि क्योंकि हमको अध्ययन करने में थोड़ा सहूलियत हो जाता है। जैसे पढ़ाई हम सबको पढ़ाते हैं, लेकिन क्रमवार 6वीं क्लास में कुछ अलग रहता है, फिर 7वीं में कुछ अलग, फिर 8वीं में कुछ अलग। ऐसे सबका प्रॉपर्टी, सबका प्रगुण अलग अलग है। जैसे 12th में ही, 11th में ही साइंस ग्रुप को अलग बैठा दिया गया। 12th में जो आर्ट ग्रुप है वो अलग, कॉमर्स ग्रुप को अलग, है ना, IT सेल वालों को अलग। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनको क्यों क्रमित रूप से व्यवस्थित किया गया, क्योंकि ये शाखा इसलिए क्रमित रूप से व्यवस्थित किया गया ताकि हम इनका अध्ययन आसानी से कर सकें। उसी तरीके से भैया हमारा एक रसायन विज्ञान की शाखा है, वो है विद्युत रसायन, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रसायन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत जो भी अध्ययन होता है बच्चों, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी विद्युत एक प्रकार से तो समझना, ये रसायन, रसायन से क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। जब रासायनिक पदार्थ आपस में यदि क्रिया कर लिए तो कहीं ना कहीं विद्युत का उत्पन्न करते हैं, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण जो विद्युत ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे वो शाखा बच्चों विद्युत रसायन कहलाएगा। देखिए, हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा क्लास, फिर एकदम रफ्तार चलेगा, लास्ट में रफ्तार चलेगा, समय कम रहे, 2 मिनट में क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा द्वारा होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं बच्चों, अपना विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, संपन्न हुई तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उसका हम यदि अध्ययन कर रहे हैं, या हमने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा के द्वारा संपन्न करा रहे हैं, तो जिसका अध्ययन करते हैं बच्चों अपना विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है बच्चों, ऑक्सीकरण है क्या। थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन पे ही पूरा आधारित है सेल, तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी कि ऑक्सीकरण है क्या बच्चों। जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है बच्चों, क्या है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ में या तो ऑक्सीजन ग्रहण हो, आप लोग लिख लेना, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन क्या करे, ग्रहण करे बच्चों। ऑक्सीजन ग्रहण करे तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन ग्रहण करे वहां पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह कोई ऋण विद्युतीय तत्व, कोई ऋण विद्युतीय तत्व, कोई ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण हो बच्चों, ग्रहण हो यानी जुड़े, वहां पे ऑक्सीकरण होगा। इसके अपोजिट जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, या बच्चों हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकले वहां पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब है धन विद्युतीय तत्व। क्या बच्चों, धन विद्युतीय तत्व, क्या धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व क्या हो जाए, निकल जाए तो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही बच्चों मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तब भी वहां पे ऑक्सीकरण होता है। ये नोट डाउन कर लेना, आप लोग समझ रहे हैं। तो किसी पदार्थ द्वारा, देखो परिभाषा यहीं पे क्लियर हो जा रहा है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना, अर्थात हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना बच्चों ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसका अपोजिट हम अपचयन करेंगे बच्चों, अपचयन। तो अपचयन आप बहुत सरल तरीके से बता सकते हो। अपचयन में क्या लिख दोगे कि किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करते समय हर चीज हमको लिखना नहीं है,
हम जो बोल रहे हैं उसको समझो और वीडियो को रोक करके आप लोग लिखो। फिर समझना बच्चों, कोई पदार्थ है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, ठीक है, इसके जगह हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, यहां से ऋण विद्युतीय तत्व है ना, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, उसके अपोजिट में हाइड्रोजन निकले या धन विद्युतीय तत्व निकले, तो बच्चों वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन इसका अपोजिट, अपचयन में देखो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। चीजें क्लियर? अर्थात बच्चों एक बार फिर से रिवीजन करो, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना है ना, क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। इसके अथवा में हाइड्रोजन निकले या धन विद्युतीय तत्व निकले तो आपका ऑक्सीकरण है। अब जब अपचयन में पहुंचते हैं तो अपचयन में अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है ना, अपचयन में ऑक्सीजन निकले, यानी किसी पदार्थ द्वारा है ना धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा उसके जगह ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन का निकलना बच्चों अपचयन कहलाता है। चीजें क्लियर? समझ में आ गया? अर्थात जब हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन यदि त्याग रहा है ऑक्सीकरण है, मतलब हाइड्रोजन का त्यागना ऑक्सीकरण है। चीजें क्लियर? समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों, किसी पदार्थ द्वारा, देखो ना, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ रहा है ना, अथवा यदि धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन को निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, तो वहां पे ऑक्सीकरण है। जब प्यारे बच्चों हम अपचयन पे पहुंचते हैं तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व, अब उसका अपोजिट हो रहा ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अपचयन में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, ठीक है सर, ऑक्सीजन या धन ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा तो बच्चों अपचयन कहलाता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर? ये अपना आप कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे बच्चों मैं कहता हूं Zn है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो आपसे पूछूंगा यहां पे क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बताओगे सर यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जैसे बच्चों Cu2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो Cu आपका बन गया कॉपर सॉलिड, एक्वस में था बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में हो गया, तो कहोगे यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो ऑक्सीकरण, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया यहां पे अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये चीज हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। देखो हम उसी पॉइंट पर बात करेंगे जो हमारे काम का होगा, और जो काम का नहीं होगा उसको हम सीधा सीधा छोड़ देंगे बच्चों। ओके, चलिए ये देखिए, ये हमारा ही चित्र बनाया हुआ है बच्चों। जब हम कॉपी पेन में पढ़ाते थे तो ऐसे ही हम चित्र बनाकर आपको समझा देते थे, और इसी में आप लोगों को हम यहाँ पे समझाने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल बच्चों कैसे बनता है देखिएगा। 2 पात्र लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों? 2 पात्र लेते हैं। क्या करते हैं? 2 पात्र लेते हैं। ये 2 पात्र हैं, ठीक है, 2 पात्र हैं, ठीक है सर। एक ये पात्र हो गया, ठीक, एक ये पात्र हो गया, इसमें भर दिया हमने जिंक सल्फेट, और जिस विलयन को भरा उसी में बच्चों हमने उसी धातु का इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। जैसे बच्चों ये दूसरा पात्र है, देखो जरा, दिख रहा ना, ये दूसरा पात्र है, और इस दूसरे पात्र में जो भरा गया बच्चों वो कॉपर सल्फेट, क्या? कॉपर सल्फेट, और जिसमें हमने कॉपर सल्फेट रखा तो उसमें ही हमने कॉपर का रॉड लगा दिया, ठीक है। ओके सर, इसमें बच्चों दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या किया, एक बाह्य चालक तार के माध्यम से, है ना, यहां पे बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा करके ताकि धारा का मापन हो सके, इन दोनों को जोड़ दिया। ये अपना क्या है बच्चों? ये अपना है लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। तो लवण सेतु क्या होता है? ये दोनों के बीच आयनों के उदासीनता को बनाए रखता है, जबकि इसमें से पदार्थ नहीं जाता। ये पदार्थ को प्रवाह से रोकता है, केवल और केवल आयनों के उदासीनता को बनाए रखता है। ये बच्चों यू आकार की कांच की नली होती है, जो अगर जेली या KNO3 का यहाँ पे पेस्ट भरा होता है, ठीक है। KCl KNO3 का पेस्ट अगर जेली का पेस्ट भरा रहता है, जो कि केवल आयनों को जाने देता है, विलयन को इधर उधर से जाने से रोकता है। ये आप लोगों का विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल ये ऐसा बच्चों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर बच्चों?
क्लियर? जो जो हम यहाँ पे समझाएं वही चीज अपन हिंदी में भी लिखेंगे। हमने कहा कि दो पात्र ले लिया, एक पात्र में कॉपर जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट बच्चों, और एक पात्र में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का मतलब एक इलेक्ट्रोड लगाया और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया। दोनों इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। अब बच्चों एक लवण सेतु के माध्यम से दोनों पात्र के विलयनों को हमने जोड़ दिया। लवण सेतु आपका यू आकार का एक कांच का नली है जो कि है ना, जिसके अंदर अगर की जेली या KCl या KNO3 का पदार्थ भरा रहता है जो कि केवल और केवल आयनों की उदासीनता को बनाए रखता है। इसमें से पदार्थ का आवागमन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही यहां पर अपन कुंजी दबाते हैं तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है और धारा प्रवाहित होने लगती है। यह चित्र बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है चैनल में पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिलहाल सबसे पहले तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा आप बता ही सकते हो कि एक ऐसा सेल जो कि क्या करता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत रासायनिक सेल को हम किस किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं, डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। यदि एग्जाम में आ गया कि गैल्वेनिक सेल को समझाओ तो फिर आप विद्युत रासायनिक सेल को समझाओगे। यदि आ गया वोल्टी सेल को समझाओ तो आप फिर वही विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल बच्चों वही विद्युत रासायनिक सेल। आज का क्लास लंबा रहेगा, बीच बीच में हम रेस्ट भी लेंगे, है ना, और आप लोगों को भैया पूरा कराएंगे भी। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? जो विद्युत रासायनिक सेल यानी रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदले वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, जिससे हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल या बच्चों डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये चित्र बना है, इस चित्र में आप लोगों को समझ में आ गया कि विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगा रहता है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर के कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य चालक तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर लगा करके हम जोड़ देते हैं तथा उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु की सहायता से, है ना, इसको जोड़ते हैं। लवण सेतु उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अगर की जेली या फिर बच्चों KNO3 और या आपका KCl भरा होता है। ठीक, ये सब चीज आपको थ्योरी में भी मिलेगा। देखो जरा परेशान नहीं होना, जो जो हम आपको समझा रहे हो इतना मेहनत किए होंगे बच्चों, तब आज आपके अगली क्लास लेकर आए हुए हैं। इसके लिए बहुत मेहनत रहता है यार, और इसके लिए आप लोग थोड़ा सा लाइक तो कर दो यार, अपने दोस्तों तक शेयर तो कर दो। सर के लिए इतना तो मेहनत कर दो। गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग नोट्स ले लो भैया, 96 85 29 91 49, है ना। अभी आप लोगों को ऐसे बड़े लोग आते हैं जो कि बढ़िया कोर्स लॉन्च करते हैं, भर भर के वहां लोग जाते हैं, लेकिन जो फ्री आप कॉस्ट में यूट्यूब पे आपको एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक पढ़ाता है ना, उसकी कद्र नहीं होती। लेकिन आज आप लोग अपना दम दिखाओ। दम कैसे दिखाना है? वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो। मजा आए तब ना कि अगला चैप्टर भी वन शॉट कब आएगा, जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट। कम से कम 2-3 हजार तो लोग कम से कम पहुंचे, ये वीडियो 2-3 हजार लोगों तक, है ना। 2-4 लोग तो कम से कम नोट्स बाय करें, है ना, ताकि देखो भाई ये सब बनाने में समय लगता है और थोड़ा 2 पैसे भी लगते हैं, ऐसा कोई फ्री में काम नहीं करता बच्चों। इसलिए हम एक छोटा अमाउंट रखते हैं 100 रुपए, 100 रुपए में, ताकि आपको भी बर्डन ना पड़े, यानी बोझ ना पड़े, और सर को भी बोझ ना पड़े, दोनों का काम चले। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो जरूर कांटेक्ट करें। ओके, देखिए बच्चों जो जो मैंने समझाया है वही चीज यहां पर लिखा होगा, मजा आ जाएगा। देखो इस सेल में अलग अलग पात्रों में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। मतलब 2 पात्र लिए जिसमें एक में जिंक सल्फेट और एक कॉपर सल्फेट। बिल्कुल सही सर, जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड तथा कॉपर सल्फेट में कॉपर का प्लेट डूबा रहता है जो इलेक्ट्रोड है बच्चों। ठीक है, दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से जो कि यू आकार की कांच की नली होती है जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका जो यू आकार की कांच की नली जिसमें 3% अगर KCl का गर्म विलयन भरा होता है जो ठंडा होने पर अर्धजलीय ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है, बोला ना, उदासीनता को, है ना, खत्म करता है, उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब जो आयन है वो ज्यादा ना हो, इस आयन को ट्रांसफर, उदासीनता को बनाए रखता है। अब क्रियाएं संपन्न होती है किंतु ये आपस में मिलने से रोकता है। ऐसा नहीं है कि मिलने दे, बोले नहीं भैया सनम बाबू को हम तुमसे मिलने नहीं देंगे, बाहर से बात से दूर दूर से अपनी बात को पहुंचा दो, SMS से बात पहुंचा दो, वीडियो कॉल करके देख लो, बाकी हम तुमको एग्जाम टाइम चल रहा है ना, मिलने नहीं देंगे। कुछ गड़बड़ हो गया तो देखो, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है। विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। इस तरह जिंक की क्षण ऋण ध्रुव की तरह और कॉपर की क्षण धन ध्रुव की तरह कार्य करने लगती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण
की क्रिया, और वह एनोड की तरह कार्य करता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है और कैथोड की तरह कार्य करता है। ये आगे समझाऊंगा, ये वाला आपको पैराग्राफ समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ उसकी संरचना बताया था, कार्यविधि तो आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो भाई, आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। फिलहाल ये आप लोग देखो, विद्युत रासायनिक सेल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। विद्युत रासायनिक सेल है क्या बच्चों? एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है रासायनिक ऊर्जा से, मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट सर। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दो पात्र लेते हैं, एक ये पात्र हो गया, ये पात्र, दोनों दिख रहे हैं ना। एक पात्र है बच्चों जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरा पात्र है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें जो प्लेट डूबा हुआ है वो जिंक का ही है, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और दूसरे पात्र में हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है सर। इन दोनों को हम एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं। लवण सेतु मतलब यू आकार की कांच की नली जिसमें 3% अगर के जेली KCl और KNO3 का विलयन हम गर्म करके भर देते हैं, जो जेली निर्माण हो जाता है। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर लगा करके जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही परिपथ हम पूर्ण कराते हैं, यानी परिपथ को जोड़ते हैं, जैसे ही परिपथ को पूर्ण कराते हैं, तो परिपथ को पूर्ण कराने से होता क्या है कि प्यारे बच्चों, इसमें भरा हुआ है, देखो बच्चों, इसमें भरा हुआ है जिंक सल्फेट। क्या भरा हुआ है? जिंक सल्फेट। क्या भरा हुआ? जिंक सल्फेट। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये है जिंक। क्या है बच्चों? जिंक। जिंक में होता क्या है देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जिंक करता क्या, जैसे ही परिपथ को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो जिंक बाबूजी पहले सॉलिड है, लेकिन इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा प्यारे बच्चों, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, निगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा आ गया। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई कि नहीं? हाँ सर। और ये जो अपना जिंक 2 पॉजिटिव है, ये आकर के कहां चला गया, जिंक 2 पॉजिटिव आयन विलयन में समाहित हो गया। मतलब यहां पर ये जो आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जब जहां पे ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है एनोड पर हो रही है। कहां पर हो रही है बच्चों? एनोड पर हो रही है। ठीक है सर, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ये तो ठीक है। अब यहां होता क्या है बच्चों, थोड़ा फिर समझिएगा। कैथोड पर क्रिया क्या होती है, जैसे कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किस रूप में रहता है बताओगे जरा? कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 है ना बच्चों, ये आयन के रूप में आयनित हो जाता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो यहां पे जो इसके सारे जो Cu2 पॉजिटिव हैं, ये कैथोड के पास जाकर के जमा हो जाते हैं। जमा होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाबूजी आए। इलेक्ट्रॉन बाबूजी जब आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाबूजी जब आते हैं कैथोड के पास में, कहां पर बच्चों? कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन बाबूजी आते हैं कैथोड पर और Cu2 पॉजिटिव से कहते हैं, बाबूजी तुम पॉजिटिव हो ना, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की कमी है, बड़े प्यार से आकर मुझसे ले लो ना, और सॉलिड के रूप में बन जाता है। ये अभिक्रिया होती है फिर बच्चों। और आज लगातार कॉल आएंगे, लेकिन कॉल रिसीव करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है फिर बच्चों, 1 मिनट जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। तो अभी हम क्लास में हैं, 1 घंटे बाद बात करिएगा आप, ठीक। तो प्यारे बच्चों, हम अभी क्लास में हैं। जब क्लास में है तो ज्यादा डिटेल 1 मिनट का समय दे दिए, बाद में बात करेंगे यार। हम पर्सनल नंबर दिए हैं, शाम टाइम थोड़ी ना कोई उठाएगा हमारा फोन। देखो बच्चा, तो हमने क्या बोला भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार समझा देता हूं, और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर काम खत्म, है ना? सही है कि नहीं? देखो भाई, होता क्या है कि जैसे ही परिपथ को हम पूर्ण कराते हैं, तो ये जो हमारे जिंक बाबा है ना, जिंक बाबा है जो, ये जिंक बाबा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। और जहां पे ऑक्सीकरण होता बच्चों, वो एनोड कहलाता है, मतलब एनोड पर क्रिया हो रही है। और यहां पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एनोड पर यहां पर निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। एनोड पर आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, एनोड पर आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे। कैथोड में जो अपना कॉपर सल्फेट का विलयन, यहां पर देखो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है बच्चों, ये Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूटा रहता है। कॉपर सल्फेट जाकर के इसके पास जाकर क्या करूं यार, मेरे पास इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं क्या करूं? तो इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, बउआ बोलता है रुक जा भाई तेरे से जुड़ूंगा, और इलेक्ट्रॉन आता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। जब Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या है? अपचयन है, और जहां पे अपचयन होता है वो कैथोड कहलाता है बच्चों। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा, जहां पे अपचयन होगा वो कैथोड होगा, चाहे जहां भी हो कोई अभिक्रिया होगी, जहां पे ऑक्सीकरण अपचयन, जहां पे बच्चों ऑक्सीकरण मतलब जहां पे जहां पे ऑक्सीकरण एनोड और जहां पे अपचयन वो कैथोड होगा। इस तरीके से इसकी अभिक्रिया होती है कहा किसकी? विद्युत रासायनिक सेल की। हम ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ेंगे ही नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा हम पढ़ेंगे ही नहीं भाई। ऐसी अभिक्रियाएं जितना हमें काम आ जाए उतना अपन देखेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक बाबूजी, ओके, ठीक। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, पूरा समझाना तो और भी समझ लो। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? दो पात्र लेते हैं, एक पात्र में जिंक सल्फेट, एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं, ठीक है सर, मजा आ गया। जिंक सल्फेट में जिंक की प्लेट, कॉपर सल्फेट में कॉपर की प्लेट, हाँ सर ठीक है। दोनों प्लेट जो इलेक्ट्रोड है उनको चालक तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर लगाकर जोड़ देते हैं, वो भी ठीक है। विलयनों को हम लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं ताकि उदासीनता बनी रहे। लवण सेतु है क्या? ये उल्टे यू आकार की कांच की नली है जो कि दोनों विलयनों को जोड़ता है। इसके अंदर अगर अगर की जेली 3%, साथ KCl का तनु विलयन यानी गर्म किया हुआ विलयन रहता है जो कि बाद में जेली का रूप ले लेता है, ठीक है। जब इस परिपथ को पूर्ण करते हैं तो धारा बहती, परिपथ को जैसे ही पूर्ण करते हैं तो यहां पे बच्चों जिंक का रड, जिंक तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक का आयन जो है विलयन में आकर के घूमने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां हो गए बच्चों? इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक। और यहां पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो Cu2 पॉजिटिव आयन कहां? कैथोड की ओर चलते हैं, और यहां से बच्चों एनोड से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कैथोड से संयोग होता है और यहां पर पे कैथोड जमा हो जाता है। बाद में ये कैथोड जितना ज्यादा जमा होगा अभिक्रिया उतनी कम होती, उतनी कम धारा बहेगी, फिर जाकर ये मोटा प्रद्वंद, मतलब ये धीरे 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 खत्म होगा। देखो बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, धीरे 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 ये भाई आयन कहां आते जाएंगे? जिंक 2 पॉजिटिव यहां आता जाएगा और यहां पर धीरे 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 खत्म होगा, क्षरण होगा। लेकिन ये साला मुटुआ होता जाएगा, मुटुआ जाएगा। ये जानते हो क्यों मुटुआ जाएगा? क्योंकि कॉपर यहां पे जाकर के जमा होंगे, बाद में इसको प्लेट को साफ करेंगे, है ना। तो ये विद्युत रासायनिक सेल की काम हो गई बच्चा, और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये जो हमने बताया है, ठीक है। यहां पर साफ लिखा है जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है इसलिए एनोड है, और भैया कॉपर पर अपचयन होता है इसलिए कैथोड है। बाबूजी हम जो समझाए वही चीज लिखा है। लवण सेतु के कार्य यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, यह दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अरे बाबू याद हो गया ना, यह दोनों द्रवों की संधि पर उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव को उत्पन्न करने से रोकता है। चलो बाबूजी, दोनों परिपथ को पूर्ण करेगा, उदासीनता को बनाए रखता है, दो ही कार्य तो पूछा जाएगा, तीसरा हम क्या याद करें यार? तीसरा नहीं करेंगे, और नहीं करोगे तो नहीं करो। आगे चलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण विभव। अब समझना बच्चों, विभव क्या है? एक प्रकार से कार्य है। फिजिक्स के भाषा में चलते हैं, विभव को थोड़ा सा आप लोग समझो। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, थोड़ा अपने भाषा में समझते हैं। इसका मतलब बच्चों, आवेश को हम ले जा रहे हैं और इसको ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता? विभव। यानी एक प्रकार की ऊर्जा है, कार्य है, ठीक है। कहीं भी थोड़ा बहुत खपत यदि हुआ, आवेश इधर उधर गया, मतलब वहां पे विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है सर। विभव का मतलब समझ गए कि आवेश यहां से यहां भी गया, थोड़ा भी इधर गया, वहां पे कुछ ना कुछ कार्य हुआ, और वही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, वही आपका विभव है। एक प्रकार से ऊर्जा ही है, समझ रहे हो ना भाई। कार्य कर रहे हैं तो बच्चा, जब कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा तो होगा ही। तो जब आवेश इधर से उधर स्थानांतरित हुआ, किसी ने आवेश ग्रहण किया या किसी ने आवेश त्यागा, उस स्थिति में बच्चों उसकी एनर्जी होगी। बिल्कुल सही सर, बात तो सही है। मतलब भाई कार्य करने पे ही ऊर्जा है। यानी जैसे मान लीजिए आप लोग देखना, जैसे मान लो एक आप पात्र ले लो, ठीक, और पात्र में आपने एक विद्युत अवघट्ट भर दिया। जैसे इसमें हमने भर दिया जिंक सल्फेट, क्या हो बच्चों? जिंक सल्फेट, और इसमें एक प्लेट लगा दी आपने, ये अपना अर्ध सेल हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों? अर्ध सेल, ठीक। अब इसमें होता क्या है बच्चों? ये जिंक का ही है, किसका है? जिंक का। अब जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी प्रवृत्ति ही है ना।
इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव यहां आ जाता है बच्चों, यहां आकर के ये Zn2 पॉजिटिव आयन हो गया और इस पे कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो यहां पे क्रिया कौन सी हुई सर, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों बाबू, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा ना, इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ऑक्सीकरण हुआ, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा तो आवेश उत्पन्न हुआ, तो कुछ ना कुछ कार्य तो हुई होगी, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो गई होगी, वही उसकी ऑक्सीकरण विभव कहला गई बच्चा। ठीक है, मजा आ गया कि भाई किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसका विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, इसकी प्रवृत्ति बच्चों वो आपका ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। आप मेरे भाषा में समझो ना, मेरे भाषा में क्या समझोगे बच्चों कि यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आवेश उत्पन्न हुआ। जब आवेश उत्पन्न हुआ बाबू, जब आवेश उत्पन्न हुआ है ना, जब आवेश उत्पन्न हुआ तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ कार्य हुआ, और यही कार्य आपका बच्चों एनर्जी या ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हमारा नीचा है, कट जाता है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है सर, थोड़ा सा कैमरा। अब ठीक है, अब विद्युत नहीं कट रहा है ना। चलो समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ने त्यागा, उस स्थिति में आवेश उत्पन्न हुआ, उसके अंदर जो विभव आया, आवेश को इधर उधर जाने में कार्य हुआ, वही बच्चों ऑक्सीकरण विभव है। लेकिन उसके अपोजिट में यदि मान लीजिए जैसे कॉपर है, अभी आप लोगों ने अर्ध सेल के बारे में पढ़ा, आगे और भी आएगा कि हमने कहा एक आपने अर्ध सेल कैसे बनते हैं, एक पात्र में आपने 1 बिलियन ले ली और जो भी विद्युत अपघट्ट लिया है उसी का एक यहां पे प्लेट लगा दो। अब जैसे हमने यहां पे कॉपर ले लिया बच्चों, यहां पे ये Cu2 पॉजिटिव आयन है, यहां पे कॉपर की प्रवृत्ति होती है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की और Cu2 पॉजिटिव बनाने की, Cu सॉलिड में बन जाता है, क्योंकि ये यहां पे बच्चों जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटकर बना रहता है। तो यहां पे होता क्या है कि यहां पे जाकर Cu2 पॉजिटिव जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, शुद्ध कॉपर बनाता है और इसके चारों ओर एकत्रित होता है। अच्छा, जब आप लोग बच्चों ये देखें कि यहां पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है सर, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो कहीं ना कहीं चार्ज तो हुआ होगा, आवेश उत्पन्न हुई होगी, और बच्चों यही कारण है इसका नाम अपचयन विभव होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अपक्रिया होती है तो उसका विभव अपचयन विभव कहलाता है। किसी इलेक्ट्रोड पर धातु आयनों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, कितनी क्षमता है, वही ऊर्जा एक क्षमता को बताता है ना, वही ऊर्जा एक क्षमता को बताता है, उसे उसका अपचयन विभव कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बार बार हम समय नहीं देंगे बाबूजी आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा नोट आप लोग देख लेना बच्चों। नोट में क्या लिखा है कि किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण एवं अपचयन विभव का संख्यात्मक रूप मान बराबर रहता है। किसी एक दिए एक इलेक्ट्रोड है, चाहे इस पे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो। हाँ, धन ऋण हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में मान लीजिए यहां पर बच्चों देखो जैसे प्लस है ऑक्सीकरण विभव में, है ना, और अपचयन विभव में अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो प्लस में है। 0.76 है बच्चों, 0.76 है, यहाँ पे पॉइंट है ना, 0.76 है, लेकिन वहीं पे अपचयन विभव 0 माइनस में है बच्चों। तो कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो उसका चाहे ऑक्सीकरण विभव ले लो चाहे अपचयन विभव ले लो, दोनों का संख्यात्मक मान समान है। केवल और केवल यदि बदलेगा तो ऋण चार्ज या धन चार्ज बदल सकता है, बस और कुछ भी नहीं। चलिए, लेकिन वर्तमान परिपाटी के अनुसार, है ना, यहां पर बच्चों क्या बोला है कि वर्तमान परिपाटी के किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव उसके अपचयन विभव के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब जो दर्शाने का क्रम है आधुनिक रूप में तो ये माइनस वाला ही लिया जाता है, ऑक्सीकरण को मार देते हैं गोली। यानी इसी आधार पर हम सारा चीज, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी इसी आधार पर निर्धारित होता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए अब जैसे अभी आप ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव देख रहे थे ना, वही इलेक्ट्रोड विभव है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसी विलयन में डुबाया जाता है,
किसी इलेक्ट्रोड को उसी विलयन में डुबाया जाता है तो उसमें आवेश को ग्रहण करने या आवेश को त्यागने में कुछ ना कुछ कार्य होगा, वही उसका बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा। इसमें कुछ है नहीं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है तो उसके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी अपना एक पात्र है प्यारे बच्चों, सिंपल है, इस पात्र में हमने क्या बोला कि एक विलयन भर दिया। एक विलयन ऐसा है जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लगाया कापर, कापर बच्चों क्या लगा दिया, कापर, तो यहां भी कापर सल्फेट ही है, कॉपर सल्फेट ही है। अब कॉपर सल्फेट में क्या क्रिया होती है, कॉपर सल्फेट टूट जाता है तो यहां पर दो चीज उपस्थित हो गया, C2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये कॉपर यहां पे जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहां पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों, तो यहां पर जाकर कॉपर जमा हो जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और आयन यहां पर नेगेटिव चार्ज, दोनों में कहीं ना कहीं विभव में अंतर है, तो जो विभवांतर हुआ बच्चों यही आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कुछ है नहीं इसमें कुछ है नहीं, एक लाइन का बात था बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रिवीजन क्लास है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है। धातु की प्रवृत्ति, जिसको हमने डुबाया है वो इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से दे रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं। क्योंकि भाई आप लोगों ने भी अब आक्सीकरण विभव या अपचयन विभव पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव बच्चों। तो क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि जिस धातु का हमने प्लेट लगा रखा है, जिस धातु का हमने इलेक्ट्रोड ले रखा है, उस इलेक्ट्रोड की पावर कितनी, उस इलेक्ट्रोड की क्षमता कितनी, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा चीज, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण है ना, हमने जिस भी विलयन में धातु को डुबाया है उसमें भी जो आपने कॉपर सल्फेट जैसे लिया बच्चों, यहां पर जैसे आप लोग देखो यहां पर आपने कॉपर सल्फेट लिए, तो ये जो धातु है कॉपर आयन ये कितना उपस्थित है, इस पर भी निर्भर करेगा। ताप का प्रभाव नर्नेस्ट ने बताया था, दाब का प्रभाव बच्चों, दाब जो देखो अभी आप लोग पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो एक निश्चित दाब, एक निश्चित ताप पर है ना, और एक वायुमंडलीय दाब पर जब उसको रखते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बनता है। तो इलेक्ट्रोड विभव ताप पर भी निर्भर करता है, दाब पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसे आप लोग देख लो। धातु की प्रकृति, इलेक्ट्रोड विभव धातु और उसके आयनों को संपर्क में रखने पर होने वाले इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान को अभिक्रिया पर निर्भर करता है। विभिन्न धातुओं को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, उसकी उनकी ऋण विद्युतता एवं विद्युत धनात्मकता पर निर्भर करता है। जैसे सोडियम एक प्रबल विद्युत धनात्मक धातु है जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। कुल मिलाकर वही तो बताया ना कि धातु की प्रवृत्ति, जिस धातु का हमने इलेक्ट्रोड बनाया है उस धातु की प्रवृत्ति पर इलेक्ट्रोड विभव का मान रखता है, क्योंकि कुछ धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, कुछ धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकते। तो इस आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कौन, विभव। ठीक, विलयन के धातु आयनों की सांद्रण, किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रण पर निर्भर करता है। सामान्यतः विलयनों में धातु आयनों का सांद्रण बढ़ाने पर आंशिक विभव हट जाता है। देखो बाबू ऐसा बोला जाता है, देखो मैं कहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा आयन है तो बाहर से आयन कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि पहले से मार रहा धक्का न ससुरा, बोला यार भैया हम पहले से आयन उपस्थित है, यहां आने नहीं देंगे तुमका हम। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहां खूब आयन है और ये भी आयन देना ही चाहता है, बोले भगवान हम हमारे पास खुद है, हम नहीं लेंगे तुम चपक। तो भैया बोले भग यहां से नहीं आने, अरे यार आयनों की संख्या कम हो गई तो इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी ना, तो चालकता कम हो जाती है बाबू। ठीक है, तो मतलब इस विलयन में जो आयनों का सांद्रण यदि बढ़ा दोगे, पहले से ही उसमें बहुत ज्यादा आयन है, धीरे 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 उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयन पहले से उपस्थित है तो ये आयन उत्पन्न ही नहीं करने पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं रहा भाई, बोलता भैया तुम्हारे पास पहले से आयन है तो हम कैसे आयन उत्पन्न कर दे। तो इससे कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। ताप और दाब का प्रभाव, सेल अभिक्रिया में गैस का दाब प्रभाव डालता है तथा गैसीय इलेक्ट्रोडों में गैस का प्रभाव निश्चित रखा जाता है। ताप का प्रभाव बच्चों नष्ट के आधार पर समझा जा सकता है। तो ये आप लोग इसको प्रभावित करने वाले कारक नोट डाउन कर लेना। सेल विभव क्या है, सेल विभव क्या है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल विभव जैसे आपने भी अभी पढ़ा बच्चों इलेक्ट्रोड विभव, किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव होगा, ऐसे ही हमने दो इलेक्ट्रोड लिया है तो दो इलेक्ट्रोड का विभव हुआ, उनका जो डिफरेंस है वो सेल विभव होगा। समझ में आया, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रोड को उसके ही विद्युत अपघट्ट में डुबा दिया, ठीक है सर, उसी के विलयन मतलब उसी धातु के विलयन में डुबा दिया। ठीक, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन त्यागा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उस स्थिति में उसमें एक विभव उत्पन्न हुआ, वो इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, हमने कहा कि दो पात्र ले लिया सेल में, तो दो पात्र लेना, विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा कि दो पात्र लेंगे,
एक पात्र में कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड, एक में जिंक सल्फेट जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें, कुछ ना कुछ इसका विभव होगा, कुछ इसका विभव होगा, इसमें जो डिफरेंस होगा बच्चों वही आपका सेल का विभव कहलाएगा, जिसे हम विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वन शॉट में यही होता है कि यदि आप क्रम से वीडियो देखते हो एक पॉइंट बाय पॉइंट, तो आधा चीज जैसे इसमें जब अब हम सेल विभव बता रहे हैं तो अलग से हमको नहीं बताना पड़ेगा इलेक्ट्रोड विभव क्या है। आपने समझा कि एक धातु लिया, धातु को हमने उसी के विलयन में डुबा दिया, तो वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ऐसी स्थिति में एक ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होगी, वो उसका विभव इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब हमने कहा सेल विभव, तो बोले सर किसी सेल में हम दो पात्र लेते हैं, दो वहां पे इलेक्ट्रोड लगा होता है, दो धातु के विलयन है, अब उन दोनों का अलग अलग विभव होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव हो गया। जब अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव हो गया तो दोनों का विभव में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगी, कुछ ना कुछ अंतर होगा, और उन्हीं अंतर को हम बोलते हैं बच्चों ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है बाबू, सेल विभव आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल में ईएमएफ उसके कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के तुल्य होता है। मतलब ईएमएफ का मान होता है, कहता है क्या बोलता है, ईएमएफ उसके कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के कैथोड, ई कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस ई एनोड, इसके बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये चीज क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। दो अर्ध सेल, अर्ध सेल क्या है सर? एक पात्र ले लो, उसमें एक प्लेट लगा दो और उसी धातु के प्लेट का विलयन डाल दो, वो आपका अर्ध सेल बन जाता है। ठीक है, वो आपका अर्ध सेल बन जाता है, जैसे भी आप लोग इलेक्ट्रोड विभव देख रहे थे। तो दो अर्ध सेलों को संयोग करते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल बनता है। बिल्कुल सही है, दोनों सेलों के बीच विभवांतर के कारण ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। जैसे हम परिपथ में जोड़ते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की धारा बहती है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर के विपरीत दिशा में धारा बहती है। सर इसमें धारा की दिशा क्या होगी, आप लोग बताओ जरा, इसमें धारा की दिशा क्या होगी? देखो बच्चों मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां चलता है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है, धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। ओके, समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। दोनों इलेक्ट्रोड में जो विभव का अंतर है बच्चों, वही विद्युत वाहक बल ईएमएफ, जिसे सेल विभव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए तो वो चीज अपन क्लियर कर लिए। अब बात करेंगे क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? देखो भाई रिवीजन चल रहा है, और प्यारे बच्चों रिवीजन में उतना हम डीप में नहीं चलेंगे, आप लोगों को समझाते चलेंगे। आप लोग नोट्स जरूर ले लें, नोट्स में बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों को समय भी बचेगा। अब एग्जाम टाइम में नोट्स बहुत जरूरी है। देखो यार, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट रहता है, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की बात करता हूं। विद्यालय जाते हैं 10:30 बजे प्रार्थना होता है, घर से हम 9:45 बजे चल जाते हैं, तो 10:15, 10:20 में पहुंचना रहता है, सरकारी है भाई। इसके बाद वहां से 4:10, 4:15 में चलते हैं, घर पर ही 5 बजे पहुंचते हैं। अब थके हारे बच्चों आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करना है और क्लास देना है। कभी कभी तो इस समय 1 बज जाते हैं, रात 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, लेकिन करें क्या, आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट देना ना। इसलिए बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी पढ़ो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे भी क्लास मिल रहा है, तो पढ़ो भाई। एक नोट्स के लिए चार्ज लेते, बाकी क्लास के लिए हम कभी नहीं बोलते कि फ्री नहीं पढ़ाएंगे, अंतिम दम तक फ्री पढ़ाएंगे। जैसे भी ये मैराथन क्लास चल रहा है, इसको आप जितने लोगों तक शेयर कर दोगे उतना ही जल्दी चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन क्लास आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी आप लोगों को, ये मेरा ही चित्र है और ये कॉपी का चित्र है। यहां पर मैं जल्दीबाजी में भाई ले आया, मैं कहां आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता रहूं। देखो बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड बनाने की, देखो ऐसा हुआ जैसे बोले भाई हम एक अर्ध सेल ले लिए, बोले यार इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, अब कैसे निकालें भाई? विद्युत वाहक बल या निकालने के लिए तो हम दो चीजों को तुलना करते हैं, बिना दो चीजों की तुलना में तो हो नहीं सकता है ना? तो प्यारे बच्चों एक मानक इलेक्ट्रोड विभव की व्यवस्था कर दी गई, वो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, कि इससे हम तुलना कर लिया करेंगे, इसको 0 मान के, क्योंकि उसका विभव 0 होता है, इसके डिफरेंस से फिर हम किसी का भी, जैसे मान लीजिए इसका फिक्स मान है
और हम दूसरे का तुलना करना चाहते हैं, तो उसको जोड़े और फिर डिफरेंस निकालिए, क्योंकि भाई बिना डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बिना दो के जोड़े डिफरेंस निकल नहीं सकता। तो बोले एक हम मानक बना लेते हैं जिसका फिक्स वैल्यू पता रहेगा, दूसरे को पता करना है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे और डिफरेंस धारा के माध्यम से पता चलेगा तो फिर हम पता कर लेंगे। इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या की गई। इसको बनाने के लिए कांच का जैकेट लिया गया। कांच का एक जैकेट है, देख सकते हो, ये कांच का जैकेट है बच्चों। क्या है? कांच का जैकेट। ठीक है, कांच का जैकेट है। ठीक है, अब इसमें उल्टे जार को लटका दिया गया। देखो यहां पर, ये भी आपका कांच का ही है, उल्टा है ये आपका, और इसके अंदर एक प्लेटिनम की पत्ती, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित रहता है बच्चों। ठीक है, एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एक छिद्र बना होता है बच्चों। क्या बना होता है? छिद्र बना होता है। इस छिद्र से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम पत्ती द्वारा अवशोषित हो जाता है और जो शेष बचता है बच्चों बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपके एनोड की तरह भी कार्य करता है और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। मतलब यदि हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो एक कांच का पात्र है बच्चों, ये कांच का पात्र है जिसमें विलयन या विद्युत अपघट्ट भरा रहता है। साथ में बच्चों इसमें यहां पर एक प्लेटिनम ब्लैक का तार लेपित रहता है जिसके चारों ओर कांच का जैकेट रहता है। कांच के जैकेट में ऊपर एक छिद्र बना रहता है बच्चों, जहां से शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है बच्चों तो हाइड्रोजन गैस को कुछ अधिशोषित कर लेता है और कुछ मात्रा में ये हाइड्रोजन गैस को छोड़ देता है जो कि बुलबुले के रूप में बाहर चले जाता है। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, सब कुछ मैं इसीलिए बच्चों आप लोगों को एक सिस्टम तरीके से भाई यहां पर लेके आता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो, है ना। जैसे देखना यहाँ पे कि इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई एक प्लेटिनम की पत्ती होती है ना। इसका इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन है बच्चों, ये आयन कि 1 मोलर संदृढ़ विलयन में डुबाकर रखा जाता है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या बताया गया? देखो भाई कुछ है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं है कि पेपर में इतना लंबा चौड़ा लिखना है, नहीं भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? इलेक्ट्रोड का मतलब है ये सीधा, ये जो आप लोग देख रहे हो प्लेटिनम की पत्ती, ये इलेक्ट्रोड है बच्चों। ये प्लेटिनम की जो पत्ती है एक चालक तार के द्वारा, ये प्लेटिनम की पत्ती को प्लेटिनम ब्लैक से लेपित बच्चों एक प्लेटिनम का तार ही होता है, प्लेटिनम का तार ही पूरा इसको लटका देते हैं। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए कांच का एक जैकेट लगा देते हैं बच्चों और इसको 1 मोलर संदृढ़ या अपना जो विलयन होता है जैसे पानी का ये है वो हाइड्रोजन के संदृढ़ आयन पर डुबा दिया जाता है बस। तो जिससे बच्चों ये आपका कैथोड की भांति और एनोड की भांति दोनों की तरह कार्य करता है। क्या बात है, इतने मैसेज। ठीक है, आपको रिप्लाई करेंगे भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से यदि आप लोगों को लिखना होगा बच्चों तो थोड़ा सा लिख लीजिए। बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं तो हम भाई चैटिंग तो बाद में करेंगे। मैंने क्या बोला कि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बार फिर से इसके बारे में बता देते हैं कि ये आपका एक बच्चों पात्र है जो कि कांच का ही पात्र है। किसका पात्र है? कांच का ही पात्र है। दूसरा भी पात्र ले सकते हो। इसमें बच्चों 1 मोलर सांद्रण का HCl विलयन ले लो। किसका ले लो बच्चों? HCl विलयन ले लो। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती को एक चालक तार की सहायता से इसमें डुबा देते हैं, जिसके चारों ओर बच्चों एक कांच का जैकेट होता है जो इसको घेर कर रखता है। कांच के जैकेट के ऊपरी भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जहां पर एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं बच्चों तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होता है तो कुछ मात्रा में ये पत्ती इसको अधिशोषित कर लेता है और कुछ मात्रा में जो बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। जितना जरूरत होता है उतना अधिशोषित कर लेता है और जो जरूरत नहीं रहता बच्चों वो सीधा सीधा बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बाहर हो जाता है। इस तरीके से ये कैथोड की भांति भी कार्य करता है और एनोड की भांति भी कार्य करता है।
ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 मोलर सांद्रण का HCl बिलियन रहता है। 1 मोलर सांद्रण का HCl बिलियन, 1 मोलर सांद्रण का HCl बिलियन। 1 मोलर सांद्रण का मतलब क्या होता है? 1 मोलर सांद्रण मतलब जैसे मान लीजिए विलायक है बच्चों आपका 1000, ठीक है, या 1 लीटर है, ठीक है, उसमें 1 मोल आपने HCl मिला दिया, तो यहां पर 1 मोलर सांद्रण का HCl बिलियन भरा रहता है। ठीक, 1 मोलर सांद्रण। फिर से आप लोगों को बता दूं, इसकी मेन बच्चों कार्य क्रिया विधि एक लाइन का है। मेन इसका है आप लोगों को रूपरेखा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक पात्र में 1 मोलर सांद्रण का 1 मोलर सांद्रण HCl का बिलियन लेते हैं बच्चों। 1 मोलर सांद्रण HCl का बिलियन लेते हैं, जिसमें हम प्लेटिनम तार की सहायता से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक पत्ती को डुबाते हैं। इस पत्ती के चारों ओर कांच का एक जैकेट रहता है जिसके ऊपरी भाग पर छिद्र रहता है ना। अब बच्चों इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो कुछ हाइड्रोजन गैस इसके द्वारा अधिशोषित हो जाता है और कुछ हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक, क्लियर। अब इसमें बच्चों ये आंशिक और अपचयन दोनों की तरह कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रियाएं कैसी होती है? जो अपना H2 हमने भेजा ना बच्चों, H2 जो हुआ, ये H2 क्या होता है? 2 प्लस H आपका प्लस हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है। प्लेटिनम ब्लैक से लेपित जाकर के अधिशोषित कहां होता है? ये हाइड्रोजन गैस अधिशोषित कहां होता है? तो प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित होता है बच्चों। कहां पर अधिशोषित होता है? प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित होता है। जब मान लीजिए ये आपके किसके तरह कार्य करता है? जब मान लीजिए एनोड की तरह कार्य करेगा। जब एनोड की तरह कार्य करेगा तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। एनोड पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया, एनोड पर बच्चों तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया। लेकिन वहीं पे जब कैथोड की बात आ जाती है बच्चों, कैथोड की बात आ जाती है, कैथोड की बात आ जाती है, तो जो अपना H पॉजिटिव आयन है इसका अपोजिट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप यहां पर ले लो कि H पॉजिटिव आयन है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा बच्चों, और अपना शुद्ध H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। या कि बच्चों H3O आयन, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी की मात्रा बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट भी हो सकता है। तो ये कैथोड पर अभिक्रिया है। अब इसको बैलेंस कराने के लिए कैसे बैलेंस कराओगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो। तो ये दोनों अभिक्रिया, ये कैथोड पर होता है बच्चों, ये एनोड पर होता है। अच्छा, H2 आपने लिया है, H2 आपने लिया है, ये गैस है बच्चों, ये प्लेटिनम पर लेपित हुआ है, तो ये क्या बना दिया है? H पॉजिटिव आयन में रूपांतरित हो गया है। और ये जो H पॉजिटिव आयन है बच्चों, तो एक्वस अवस्था में हो जाता है, आयन के रूप में हो जाता है। किस अवस्था में हो जाता है? आयन के रूप में हो जाता है। बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। या कि ऐसा नहीं लिखना है तो आप लोग लिख देना 1 मोलर सांद्रण बिलियन पर। ऐसा आप लोग देखो बुक में मिल जाता है, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे बच्चों। ये गैस था बच्चों, ये क्या था? गैस था। ठीक है, इसको भी आप लोग प्लेटिनम, ये प्लेटिनम है बच्चों, प्लेटिनम सॉलिड है। ठीक, ये ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी क्रिया विधि हो गई बच्चों, काम खत्म। 2 ही लाइन का क्रिया विधि आपको करना है, इससे ज्यादा क्रिया विधि करना भी नहीं है, इससे ज्यादा क्रिया विधि करना भी नहीं है ना, ज्यादा क्रिया विधि करना भी नहीं है आप लोगों को। ठीक, खत्म कहानी। ये लो, हाँ बाबूजी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया अपना कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बच्चों नरनष्ट समीकरण। ओहो हो नरनष्ट समीकरण बताए ना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, अब इसके पहले आपने देखा इलेक्ट्रोड विभव का मान, जब हमने एक इलेक्ट्रोड को उसके बिलियन पे ही डुबाया तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, कार्य हुआ, जिस कारण से वहां पे विभव उत्पन्न हुआ। उसका निर्भरता ताप पर होता है बच्चों। इस समीकरण को प्रभाव दर्शाने के लिए नरनष्ट ने दिया। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा देखो कि किसी धातु की छड़ उसके बिलियन में डुबा कर रखा जाता है तो आपका अर्धशैल बन जाता है। ये हमने तो पहले ही बता दिया कि एक धातु का छड़ ले लो, उसी के बिलियन में डुबा दो, तो अपना क्या बन जाता है बच्चों? अर्धशैल का निर्माण हो जाता है। सही है सर। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो विभिन्न भागों पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, विभिन्न प्रकार के उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। इन सब का अध्ययन करते 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 नरनष्ट ने कई सारे समीकरणों का समायोजित करके एक समीकरण दे दिया, जिसे हम नरनष्ट का समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब डुबाकर रखा जाता है तो धातु की छड़ एक निश्चित विभव उत्पन्न करता है। इस इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति आपने पढ़ चुका, बिलियन की धातु आयनों की सांद्रण पर निर्भर करता, आपने पढ़ा।
ठीक है, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। नर्नेस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दे दिया जिसे नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि जैसे हम एक धातु के क्षण को बच्चों उसी के विलयन में डुबाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड का एक ऊर्जा इलेक्ट्रोड विभव के रूप में परिभाषित हो जाता है। अब वो जो इलेक्ट्रोड विभव है कई कारकों पर निर्भर करता है, एक नहीं कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे विलायक की सांद्रता कैसी है ना, इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति कैसी है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन करते हुए नर्नेस्ट साहब आए और बोले हम एक समीकरण प्रस्तुत कर देंगे जिसे हम नर्नेस्ट का समीकरण कहते हैं। किसका बच्चों? नर्नेस्ट का समीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा देखिएगा वो नर्नेस्ट समीकरण क्या है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा वो कहते हैं कि ई बराबर लेके चलते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ई रिडक्शन मतलब अपचयन, ऐसा लिख लो। यहां पर बच्चों ई नॉट रिडक्शन, ठीक, इसको थोड़ा आप लोग याद करना ही पड़ेगा। यहां पर बच्चों यहां पे अपना हो जाएगा RT अपान 1 मिनट, गलत ना होने पाए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। RT अपान NF, हाँ RT अपान NF। बच्चों यहां पे हम शुद्ध लाग लेते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते, सीधा सीधा लाग लेते हैं यहां पे बच्चों। अच्छा एक काम करो ना सर, माना एक अभिक्रिया ले लो, अपचयन करा दो, अपचयन नहीं ऑक्सीकरण करा दो। माना एक अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया ले लो, माना एक अभिक्रिया ऐसा हो रहा है कि आयन के रूप में बच्चों N पॉजिटिव है, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। यदि N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले बच्चों तो ये क्या बना देगा, M है ना, यहां पे आपका सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। किस स्टेट में बदल जाएगा बच्चों? सॉलिड स्टेट में बदल गया। तो यहां पे क्या हुआ बताओ, अपचयन हुआ कि ऑक्सीकरण? अभी आप बताओ यहां पर क्या हुआ? बोलोगे सर यहां पे जो अभिक्रिया हुआ है यहां पे तो हुआ है आपका अपचयन। अच्छा, अपचयन इस समीकरण के लिए नर्नेस्ट समीकरण ने दिया, इस समीकरण के लिए नर्नेस्ट समीकरण, इन्होंने ये बताया कि रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन क्या हो, अपचयन हुआ है। ये मानक विद्युत वाहक बल है बच्चों, स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, ई नॉट माइनस RT अपान NF, ठीक, और फिर बच्चों लॉग, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर आप लोग N पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M सॉलिड में बदल गया है। ये चीज है अपना बच्चों। अब यदि मान लीजिए जो बना हुआ पदार्थ है, यदि इकाई हो, यदि M S बराबर 1 हो, तब प्यारे बच्चों तब E रिडक्शन बराबर E नॉट रिडक्शन, यहां पर अपना RT अपान NF लॉग MN पॉजिटिव अपान 1 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? एक की कोई वैल्यू रहती नहीं। अच्छा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, या करके देखना बच्चों, बड़े प्यार समझना। आप लोगों ने लॉग प्रॉपर्टी पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा तो इतना लंबा चौड़ापन यहां पे करने भी नहीं वाले। देखना बच्चों, देखना ये माइनस है ना, RT अपान NF है ना, हाँ सर, ये लॉग है ना, हाँ सर, 1 अपान MN पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे आए बच्चों तो यहां पर चिन्ह बदल गया, क्योंकि नीचे जाएगा है ना, नीचे जाएगा, उल्टा जाएगा तो माइनस चिन्ह लाग के कारण सामने आ जाएगा।
इसको log 10 में बदलेंगे बच्चों, आधार में जो से log 10 है ना। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल है सर, इतना तो बहुत कठिन हम नहीं मानते थे, बड़ा सरल है। ठीक है, अब प्लस में आ गया, इसको या करके बच्चों ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन, इसको log 10 में बदलते हैं तो 2.303 का गुणा हो जाता है बच्चों, है ना। और ये बन जाता है बच्चों log 10। ठीक, log 10 1/mn पॉजिटिव। ठीक, ये चीज आप लोग लिखते चलो, है ना। अब बच्चों आप लोगों को बताना है कि चूंकि n का मान कितना है, ठीक है, n का मान, यदि n का मान नहीं तो कोई बात ही नहीं है, n का मान हमें पता नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन आया है, तो आप लोग r का मान बता दो, गैस स्थिरांक, टेम्परेचर कितना हो सकता है, और बच्चों आप लोग f का मान बता दो। इसका मान तो बता सकते हो, r का मान, t का मान और f का मान। तो भाई r का मान कितना होता है ये आप लोग बता दो। तो r का मान कितना लेते हैं बच्चों? r का मान अपना होता है 8.31 जूल केल्विन मोल इनवर्स, ये आप लोगों याद रखना। टी का 298 केल्विन, 298 केल्विन। फैराडे का बच्चों 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। और इन सब का मान यहां पे रख दो, इन सब का मान यहां पे रख दो बच्चों। आप आसानी से थोड़ा सा, है ना, इनका मान रखने पर कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करो बच्चों। जब वैल्यू पुट करोगे, इनका वैल्यू रखोगे तो जानते हो कितना आ जाएगा? इतना वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा जानते हैं? E बराबर E नॉट प्लस 2.303। R का मान कितना है? 8.31। ठीक है, T का मान कितना है? 298। फिर N है गुणे 96,500। ठीक है बच्चों, लॉग अपना रहेगा ही 10/mn पॉजिटिव। 591 मुझे आज भी याद है और पहले भी याद था और हमेशा याद रहेगा, 059 है ना। इसका मान आता है 059/n और ये लॉग रहेगा ही बच्चों 1/mn पॉजिटिव। यहां तक आप लोगों को करना पड़ेगा निर्दिष्ट समीकरण। ठीक, यहां से लेना है बच्चों, शुरू करना हो यहां तक करना है आपको। एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, यहां तक निर्दिष्ट समीकरण आपको करना पड़ेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए, किसी बच्चे ने बहुत कॉल किया, लेकिन भाई मैराथन क्लास में है तो अभी बहुत सारे क्लास में क्वेश्चन बाकी है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाएगा। अभी आप लोग धात्विक चालक और विद्युत अपघट बताओ। धात्विक चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे आप लोगों ने भैया ये ले लिया जिंक, ये जिंक है बच्चों। क्या है? जिंक। क्या है? जिंक। जिंक में एक प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी बाह्यतम कोश से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कोई भी परमाणु बच्चों ये नाभिक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कोश पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सही है सर? और इसी के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर तितर बितर घूमते रहते हैं। यहां पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे किसी तरीके से इन सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया। क्या लगाया गया बच्चों? विभवांतर। क्या लगाया गया? विभवांतर। तो इलेक्ट्रॉन सभी एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाते हैं। तो ये बच्चों आपका धात्विक चालक होता है। लेकिन वहीं पे एक पात्र लिया और पात्र में आयन है। पात्र में जैसे कहा कि भैया यहां पर आपके जिंक के आयन हैं,
जिंक के आयन है, इनके प्रवाह से जो धारा उत्पन्न होगी वो आपका विद्युत अपघट्ट कहलाएगा, है ना। ये मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं अभी, ठीक है, ये अपने भाषा में समझा रहा हूं कि भाई किसी विलयन की जब बात करते हैं चालकता, तो विलयन में आयनों के कारण चालकता होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, किसी एक सॉलिड छड़ है, कोई एक सॉलिड पदार्थ है, मैटर है या रॉड है बच्चों, उसमें जो धारा बहती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और वो चालकता धात्विक चालकता कहलाती है। लेकिन बच्चों धात्विक यानी पदार्थ जो धात्विक चालक होगा और उसके अंदर की जो चालकता होगी वो धात्विक चालकता होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम विद्युत अपघट्ट की बात करते हैं तो विद्युत अपघट्ट में क्या होता है, आयन होता है, आयन प्लस माइनस टूटता है और आयनों के कारण चालकता होती है। देखो जरा, धात्विक चालक क्या है, ये धातु होते हैं जो अपने में ही विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, किंतु उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब यहां से धारा बहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, कॉपर, सिल्वर, जिंक मैं बता ही दिया। लेकिन बच्चों, यदि हम बात करते हैं कि ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में ही विद्युत धारा का चालन करते हैं और रासायनिक अपघटन हो जाता है, तो आपका विद्युत अपघट्ट कहलाता है, ठीक है। यानी धात्विक चालक में धारा बहेगा लेकिन किसी तरीके से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। धात्विक चालक में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विद्युत अपघट्ट होगा, उसमें से धारा बहाएंगे तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, उसका चकनाचूर हो जाएगा, टूट टूट कर अलग हो जाएगा, धन अलग हो जाएगा, ऋण अलग हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कुल मिला के ससुरा धक्का दिया ना, धक्का से चूर चूर हो जाता है। कौन रे, विद्युत अपघट्ट। और धात्विक कछु नहीं होता, कितना भी धारा बहा, ठोस है, कठोर है, मजबूत है, बॉडी बिल्डर व्यक्ति है, उसकी ताकत बहुत है, असीम ताकत है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले आना जाना आना जाना जा भाई। लेकिन इस समय ससुरा ऐसा होता है कि HCl हमने ले लिया, ये टूट कर H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में बदल गया, और टूट गए तो बिछड़ना भैया, रोना आ रहा है। ऐसे भैया ये पदार्थ ही विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं कि जो भैया पिघली हुई अवस्था या आयन की अवस्था में ही धारा का प्रवाह करेंगे और रासायनिक अपघटन इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये विद्युत अपघट्ट भी ससुरा दो प्रकार से होता है, जो आसानी से थोड़ा सा भी धक्का लगा आसानी से चूर चूर हो गया, जैसे ये HCl, ये प्रबल है। St कम CH3COOH वो दुर्बल है बच्चों, CH3COOH ये अपना दुर्बल है। ये क्या है प्यारे बच्चों, दुर्बल है। क्या है, दुर्बल है। लेकिन वहीं पे HCl की बात करते हैं, HNO3 की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं, ये प्रबल है, ये आसानी से धक्का लगने पर से टूट जाते हैं। जैसे HCl टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा, है ना। H2SO4 क्या बनता बच्चों, H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव बनाता है। यार ये बैलेंस करा देंगे यार, इतना परेशान होना। तो विद्युत अपघट्ट को भी दो भागों में बांटते हैं बच्चों, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जो जलीय विलयन में आसानी से आयनित हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं ससुरा, कछु भी धक्का दे दो आसानी से टूट जाएगा बच्चों, अपना क्या कहलाता है, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए आपका आसानी से जल अपघटित नहीं होता, आसानी से नहीं टूटता, वो अपना क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। ठीक है, नोट ऊपर लिखा हुआ देखो, वे पदार्थ जो अपनी पिघली अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत अनपघट्ट किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि विद्युत अनपघट्ट किसे कहते हैं, जो पिघली अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, धारा का प्रवाह ना हो, धारा का प्रवाह ना हो प्यारे बच्चों, धारा का प्रवाह ना हो। ठीक है, धारा का प्रवाह ना हो तो अपना क्या कहलाता है, विद्युत अनपघट्ट कहलाता है। लेकिन जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाए फिर बच्चों, वो विद्युत अपघट्ट कहलाता है ना। तो विद्युत अनपघट्ट समझ में आ गया, और विद्युत अपघट्ट भी। धात्विक चालक भी पता हो गया बच्चों। धात्विक चालक में मैंने क्या बताया, धात्विक चालक में मैंने क्या बताया बच्चों, कि भाई एक पदार्थ है जिसमें से धारा बहेगी, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सुरा उसको मारते रहो धक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। लेकिन जब हम विद्युत अपघट्ट की बात करते हैं तो इसको अपन क्या करते हैं, जैसे ही हम बात करते हैं कि यदि शुद्ध ठोस है तो धारा बहेगी, नहीं बहेगा बाबूआ, ये पिघलेगा या आयन के रूप में होगा तभी होगा, आयन नहीं रहेगा। यदि आयन नहीं है, आयन नहीं है भाई, तो फिर नहीं हो सकता, आयन होना चाहिए। ठीक है, तो और जिसमें पिघला भी दो फिर भी धारा ना बहे, वो अनपघट्ट है ना। और जो जिसमें धारा बहे वो अपघट्ट है ना। तो भाई विद्युत अपघट्ट को दो भागों में बांट दिया गया, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ओके बच्चों, एग्जांपल लिख लेना, नीचे लिखा हुआ है HbO3, H2CO3, CH3COH, है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जैसे आपने कहा, देखो बच्चों मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैंने कहा कि एक पात्र ले लिया बच्चा, एक पात्र ले लिया, ठीक है सर। इस पात्र में मैंने कुछ ना कुछ क्या भरा, विलयन भरा।
अच्छा सर, ये बिलियन है। विलियन किससे मिलकर बना होगा? बिलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो बिले और एक तो विलायक, एक तो विलायक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो बिले है ना, इसी में हम विद्युत अपघट्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? विद्युत अपघट्ट। ठीक, विद्युत अपघट्ट, इसकी चालकता, इसमें धारा का प्रवाह कैसे निर्भर करेगा? सबसे पहली बात कि ये कितनी तेजी से ये टूट रहा है, कितनी तेजी से आयनित हो रहा है, कितनी तेजी से आयनित हो रहा है। यदि आयनन होने की दर अधिक होगी तो आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी। आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक हो जाएगी। और जब आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो आयन से ही तो धारा का प्रवाह होगा। फैक्ट की बात समझ लेना बबुआ, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे और जिंदगी भर रटते रह जाओगे। ये फैक्ट की बात है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। आयन ज्यादा है तो चालकता ज्यादा होगी, आयन की संख्या कम है तो चालकता कम होगी। तो भैया यहां पे विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, विलायक कैसा है। ठीक है, देखो कई सारे पहले आयनन की मात्रा, आयनन मैंने कहा ना विलेय ही विद्युत अपघट्ट, विलायक के रूप में भी ले लो, जो भी लेना है। विद्युत अपघट्ट जो भी हमने उस बिलियन में प्रयोग किया है वो आयनित कितना होता है। यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ज्यादा आयनन होगा तो उसकी चालकता अधिक होगी, लेकिन यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो कम आयनित होगा। और ससुरा जब कम आयन है यार तो धारा तो कम बहेगी ना बाबू, समझ रहे हो ना। आयनों की गतिशीलता, भैया हम ट्रैफिक पे यदि गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा गाड़ी तेजी से थोड़ी ना भागेगी। और हाईवे रोड में जहां ट्रैफिक कम है, सड़ा 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 दनादन दे दनादन मार दे पार दिल छोड़ दिन दल जान दे कुछ सांस, समझ रहे बबुआ। अरे भाई जहां पे जाम है, भीड़ भाड़ है, वहां पे गाड़ी नहीं चलेगी। आयनों को विगति करने के लिए जगह चाहिए। यदि खूब सारा आप गाढ़ा ले लिए, श्यानता बढ़ा दिए, तो उसकी गति नहीं हो रही है। और जब गति नहीं हो रही है तो कैसे गति नहीं हो रही? तो चालकता बढ़ेगी भाई। तो यदि गतिशीलता अधिक है, सुगमता से आयन जितनी तेजी से विलयन में भागेगा, घूम घूम के नाचेगा, घूम घूम के नाचेगा, जितना घूम घूम के नाचेगा उतना चालकता होगी। और घूम घूम के नहीं नाचेगा तो चालकता बबुआ का होगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अंतर आणविक आकर्षण, अरे मैं ये कह रहा हूं कि ससुरा ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में जुड़ जाए। हम धक्का दे रहे हैं उनके गति के लिए, और ऐसा ना हो कि आपस में खींच के जुड़ जाए। आपस में ससुरा वो छोड़ ही नहीं रहा है, हम इधर से एनर्जी दे रहे हैं, वो छोड़ ही नहीं रहा। हम बोले नहीं छोड़ेंगे, बोले छोड़ दो बाबू, नहीं छोड़ेंगे। और जब छोड़िएगा नहीं तो भैया कैसा कि आयन बनेगा। और जब आयन ही नहीं बना तो धारा कैसे प्रवाहित होगा? आयन बनना चाहिए ना, आयन बनाना पड़ेगा बबुआ। और आयन बनाने के लिए हमको ध्यान रखना है, वैसे तनु रखना है, थोड़ा सा सांद्रता कम होना चाहिए, गाढ़ापन कम होना चाहिए, ताकि आयन बड़े भगा भग जाए। और उनके बीच आकर्षण बल कम होना चाहिए। यदि भाई ज्यादा आंतरिक आकर्षण हो गया ना तो फिर चालकता कम हो जाएगी, ध्यान रखना। आयनों के विलायकन पर, विलेय के आयनों के विलायकन के अणुओं की संख्या पर है ना निर्भर करता है बच्चों। विलायकन ज्यादा होने पर विद्युत चालकता कम आ जाती है। विलायकन का मतलब विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया, उसको विलायक की जाकर जकड़ लिया। देखो ना बच्चों क्या कह रहा है, विलायकन, आयनों की विलायकन। ऐसा ना हो कि हमने जो विद्युत अपघट्ट मिलाया है उसको विलायक की जाकर के जकड़ लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। और भैया ये भी देखो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, हमने जो लिया है विद्युत अपघट्ट, यदि वो पूर्ण आयनित हो रहा है, टूट रहा है, अच्छी बात है, टूट रहा है बच्चों, संख्या बढ़ेगी और चालकता बढ़ेगा तो प्रबल विद्युत अपघट्ट धारा धीरे बहेगी, है ना, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट धारा धीरे बहेगी। विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, विलयन की तनुता बढ़ा देते हैं। देखो भाई तनुता बढ़ा देते नहीं, भीड़ भाड़ कम कर दिए। मैं आपको क्या बताया, तनुता बढ़ा दी, भीड़ भाड़ कम करेंगे। आयन गति, मैं बोला कि आयन की गति, सुना, आयन की गति, आयन की संख्या कितनी ज्यादा है ये चालकता सब चीज में यही निर्भर करेगा। तनु बढ़ा दिए मतलब स्पेस ज्यादा दे दिए, स्पेस जब ज्यादा हो गया तो आयन तेजी से गति करने लगे। जब आयन तेजी से गति करने लगे बच्चों तो उसकी चालकता क्या हो गई, बढ़ गई बाबू, बढ़ गई। विलायक की श्यानता बढ़ाने पे तो कम हो जाएगी,
गाढ़ापन, विलायक ज्यादा मिलाओगे तो कम हो जाएगी। विलायक भैया, विलायक की श्यानता कम होनी चाहिए, गाढ़ापन कम होना चाहिए। तनुता यानी आप ऐसा पदार्थ मिलाओ जिसमें उसके आयन की संख्या ऐसा ना हो कि भाई गाढ़ापन महसूस हो, तनु हो जाए, है ना। तापमान बढ़ाओगे तो खलबली मचेगी। जैसे पैर गर्मी के सीजन में बिना स्लीपर के अब दौड़ना और आप खलबली मचेगी, बोले छांव कहां पे आ जाए, मेरा पैर जल गया सूझ रहा। ऐसे भी आयनों की यदि आप नीचे से उष्मा दे दो ना तो खलबली मचेगी। चला जैसे नीचे पैर में उष्मा मिल जाए ना तो खलबली मचती है। गर्मी के सीजन में देखो, गर्मी में दौड़ता हुआ बच्चा छांव के नीचे आता है ना। ऐसे खलबली मचती है आयनों में, है ना। नीचे से गर्म कर दो, हीट कर दो तो भाई जैसे जैसे गति बढ़ेगी तो चालकता बढ़ जाएगी। सिंपल है, कुछ है नहीं। हाँ भैया, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम वीवीआई क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या है सर? किसी इलेक्ट्रोड पर हम विभवांतर लगा दें तो उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना। V बराबर क्या होता है बच्चों? RI। यही तो होता है ओम का नियम। ओम का नियम, इससे R बराबर हो जाता है बच्चों V बटा I। एक फार्मूला ये भी जनरेट हो जाता है, जहां R क्या है? प्रतिरोध है। जहां R एक नियतांक है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है। R एक क्या है बच्चों? नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हेलो जी, बोलिए। नमस्कार। हाँ मैं क्लास में हूँ, बताइए क्या काम है आपका? मैं क्लास में हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, बताइए क्या काम है? तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, 1 घंटे बाद जानकारी मिल जाएगी, या मैं कॉल बैक कर लूंगा। ठीक, चलो। तो भाई फोन उठाता हूं, लेकिन अरे 5 कॉल आ गए, छठी बात किसी को उठा लिया यार कि यार 10 बार मत लगाओ भाई। कोई परेशान हो, ऐसा नहीं पता चला कि सर के बिना सांस ही रुक जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये अपना ओम का नियम है। किसी चालक का विभवांतर उसके विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, कुछ भी नहीं। जैसे अपना चालक है बच्चों, एक चालक है, ठीक है। चालक को अपन ने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे बच्चों, जितनी ज्यादा विभवांतर लगाएंगे धारा उतनी बहेगी, सीधा सीधा समानुपाती होता है। यही आपका ओम का नियम है, और कुछ भी नहीं, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, कुछ चीजें बहुत स्पेशल है भाई। देखो कुछ चीजें यहां पे गलत है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोग लिख लेना, इससे क्वेश्चन आया था अभी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के अनुसार, ठीक, अनुसार। देखना बच्चों, चालकत्व जो है, चालकत्व जो है, चालकत्व जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध का उल्टा करेंगे तो चालकत्व आ जाएगा, ठीक सर। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जो है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व जो है, विशिष्ट चालकत्व जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। किसका है? विशिष्ट प्रतिरोध। किसका बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और एनसीईआरटी ने इसी को माना है चालकता। क्या माना बच्चों? चालकता, ठीक। तो यदि आपसे कोई कह दे कि चालकत्व की परिभाषा दो, ठीक है, इसको आप काट दो भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर विद्युत अपघट्ट की यदि बात करेंगे तो विद्युत अपघट्ट में भाई यहां पर सीधा सीधा आप लोग इसके आधार पर दे सकते हो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो चालकत्व का इकाई यदि पूछे हम, चालकत्व का इकाई, तो बोल दोगे सर ओम इनवर्स। क्या हो जाता है? ओम इनवर्स, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ओम इनवर्स क्या होता है बच्चों? ओम इनवर्स क्या होता है? ओम इनवर्स। याद रखेंगे आप लोग, ओम इनवर्स। चालकत्व की इकाई बच्चों ओम इनवर्स होती है। क्या होती है? ओम इनवर्स, ठीक है, ठीक, ओके। चलो चले आगे चलते हैं बच्चों, ये अपना काम खत्म हो गया, इसमें ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना। प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोधकता। देखो बच्चों, प्रतिरोध क्या क्या निर्भर करता है?
प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को मिला दें बच्चों, दोनों को मिला दें तो L अपान ए हो जाता है। यदि समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक हो जाता है L अपान ए। ठीक है बच्चों, और यहीं से अपना रो बराबर होता है, पक्षांतर करेंगे तो आर ए अपान एल। ठीक, आर ए अपान एल, क्या बच्चों, आर ए अपान एल। ओके, ठीक है, आर ए अपान एल। ठीक है, अब बच्चों यदि मान लीजिए अपना एक ये चालक तार था, ठीक है, चालक तार था, इसकी लंबाई भी एक हो जाए और प्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक हो जाए। ठीक है, तो बच्चों एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के जो चालक तार का जो प्रतिरोध है वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाया जाएगा। इसकी परिभाषा है, फिर समझना, एकांक लंबाई, लंबाई कितना हो जाए, एक हो जाए, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक हो जाए, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार की जो प्रतिरोध है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल बच्चों, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, जितना ज्यादा लंबा चालक तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। चालक तार यदि लंबा है बच्चों प्रतिरोध अधिक होगा, क्षेत्रफल मोटा है बच्चों तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों को मिलाकर लिख दिया, समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया बच्चों, तो रो बराबर आर ए अपान एल। इससे आप लोग इकाई भी निकाल सकते हो, इससे आप लोग इकाई भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे हम बताते हैं। अब यहां से परिभाषा क्या है कि ए का मान भी एक रख दिया और एल का मान भी एक रख दिया, तो रो बराबर आर आ गया। इसका मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है बच्चों वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। और इससे आप इकाई निकाल सकते हो बच्चों। कैसे, आर का होता है ओम, हाँ सर, और अपना क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, हाँ सर, तो ओम मीटर स्क्वायर हो गया। लंबाई का हो गया मीटर, तो मीटर हो गया। अच्छा फिर बच्चों एक मीटर से मीटर कट गया तो अपना आंसर आ गया ओम मीटर। ओम मीटर, क्या, ओम मीटर। ठीक है बच्चों, ओम मीटर। ये किसका आ गया सर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध या, ठीक है, प्रतिरोधकता का। हेलो, हाँ चाचा जी, नाखा टोला में है एक पता नहीं उसका नाम दउआ था, उन्हीं के यहाँ के, उसकी जो ये एक फंसा था ना लड़का, जेल चला गया था, ब्लैक, हाँ उसी का विषय है। हाँ जी जी, हाँ अभी हमको जानकारी, पहले पता ही नहीं था, अभी हमको जानकारी मिला। जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी पापा भी लगता खत्म हो गए थे और उनकी मम्मी भी खत्म हो गई है, सब खत्म हो गए, वो बहू भी अब खत्म हो गई, वो लड़का जेल ही नहीं है। पता नहीं इसके बारे में का, ठीक, थोड़ी क्लास में यहाँ है। जी जी ठीक, हाँ। तो फिर बच्चों आज हमारे गांव में बहुत दुखद घटना हो गई थी। ठीक है, उन्हीं का कॉल आ रहा था बार बार, तो मैं सोचा रिसीव कर लेता हूँ। दुखद घटना ऐसा हुआ कि जो लड़का है उसके मम्मी भी 4-5 साल पहले जा चुकी हैं, उसके पापा भी जा चुके हैं। मम्मी तो ऐसे मतलब अचानक तबीयत खराब हुआ और वो किसी कारणवश जेल में है लड़का, उसकी मिसेज भी खत्म हो गई आज। उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार, ऐसी स्थिति होती है। चलो विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है बच्चों, विशिष्ट चालकता भी अपन देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, और इसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकत्व। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विशिष्ट चालकत्व क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। और इसी का एनसीईआरटी नाम देता है चालकता। एनसीईआरटी क्या देता है, विशिष्ट चालकत्व को चालकता। यह बोलता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये आपका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अच्छा सर, रो बराबर होता है, रो बराबर होता है आर ए अपान एल, तो यहां पर कप्पा बराबर कितना हो जाएगा, एल अपान आर ए। ठीक, ये आप लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो गया। इसकी इकाई कोई बता दे। अच्छा तो
रो का होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और यदि मीटर में ना रहे बच्चों तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आप लोग याद रखना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो, जैसे मैं कहता हूं ये मान लीजिए एक पदार्थ है, इसके अनुप्रस्थ काट का मान भी अपना 1 है बच्चों, और लंबाई का मान भी 1 है। लंबाई का मान भी कितना है? 1 है। इसका मतलब आयतन होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल। इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, मतलब 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 घन सेंटीमीटर, देखना बच्चों, देखना, मैंने कहा कप्पा बराबर L अपान आर ए। देखो यहां पर मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, मजा कब आएगा? जब अब यहां पे ट्विस्ट आएगा, देखना ना, ट्विस्ट कब आएगा, देखना मजा आएगा, देखना भाई। मैंने कहा कि कप्पा जो है वो 1 अपान रो के बराबर है, ठीक है सर, ठीक। कप्पा बराबर L अपान आर ए के बराबर है ना, ठीक है सर। कप्पा बराबर 1 अपान आर इंटू एल अपान ए है, तो कप्पा बराबर ये है चालकत्व, ये है चालकत्व। 1 अपान आर क्या है? चालकत्व, और एल अपान ए। अच्छा, अब यहां पे जो समझा रहा था देखना, मैंने कहा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी ए है, 1 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 है और लंबाई भी 1 है। तो प्यारे बच्चों कप्पा बराबर चालकता हो जाएगी कि नहीं? मतलब प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि आयतन भी बराबर होता लंबाई गुणे क्षेत्रफल। जब दोनों का 1 है तो 1 घन सेंटीमीटर उसका आयतन आएगा। तो 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता होगी वही उसकी विशिष्ट चालकता का नाम देंगे बच्चों, चालकत्व तो बोल दो इसको, विशिष्ट चालकत्व हो जाएगी। 1 घन सेंटीमीटर, किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर की चालकत्व उसकी विशिष्ट चालकत्व कहलाती है। ये आप लोगों को परिभाषा जो समझ में आए, किसी चालक की 1 घन सेंटीमीटर की चालकत्व, मैं एनसीईआरटी के आधार पर कहूंगा भैया, नहीं तो एनसीईआरटी कहता है नंबर काट लूंगा। किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। 1 घन सेंटीमीटर पदार्थ कितनी चालकत्व है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बाबू? विशिष्ट चालकत्व। देखो भाई 1 शॉट आएगा, यदि बोर्ड में आएगा तो बीच बीच में कॉल रिसीव करना पड़ेगा। मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि कॉल उठाने वाला दूसरा हो। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थी करता हूं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉल है भाई। 2-2 घंटे की यदि क्लास लगेगी तो भैया इसमें 4-6 कॉल भी आ सकते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं, इतना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि फोन के बिना आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट कॉल मुझे रिसीव करना पड़ेगा बच्चों, है ना। मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि 5000 का पेड बैच चलता हो, है ना। यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने पर भी लोग गलत कमेंट करके चले जाते। हाँ भाई, अब सेल स्थिरांक क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक बड़ा सिंपल सा छोटा परिभाषा भाई। ये मैं कह रहा हूं कि एक मेरा पात्र है ना, यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रोड ले रखा है, ठीक है सर। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, विद्युत आप घट भी कुछ डालोगे सर कि ऐसे ही चलेगा? नहीं, ऐसे जाने, ये अपन ने कर दिया। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L हमने ले लिया और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लिया। तो अपना सेल स्थिरांक क्या कहलाता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता, बस, ठीक है। अब देखो अभी आगे आएगा विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक में संबंध, वो भी हम बता देंगे। हम ये चीज कहता हूं ये सुपर फास्ट डिवीजन है, यहां पर सिस्टमेटिक लिखूं तो एक क्लास ही 1 घंटे का हो जाएगा, तो फिर हो गया, तो फिर भैया खत्म। ये बबुआ हम खत्म नहीं कर पाएंगे, चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाएगा। देखो बाबू मैं क्या कह रहा हूं कि हमने कहा कि अपने पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अपनी L है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? देखो ये अपना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये बबुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखिए अपना लोग, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जी। हाँ क्लास में बोलिए, बोलिए ना, तो 20 मिनट की क्लास है, ना ही मुश्किल ना जा पाए।
तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल याद रखना, ये इलेक्ट्रोड है सिस्टम हमारा। अरे बाबूजी पानी पी लो। इसकी ये लंबाई है बाबूजी। यहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो परेशान मत होना, ये बाटल पानी भर के आ जाला है, 10 बार पी चुके हो, 10 बार पिएंगे। दिन भर चिल्लाना पड़ता है स्कूल में यार। बाबूजी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ए बेटा चुप रहा, ए बेटा चुप रहा। सर जी मार दिया। अरे भाई उधर से, सर जी ये पेन ले लिया, सर मेरा पेन चुरा लिया। मतलब दिन भर गले फाड़ फाड़ के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। शांत, सबसे छोटे बच्चों को यार शांत करना कठिन होता है, और यहाँ पर बड़े बच्चों के लिए चिल्लाना पड़ता है। तो भाई मैंने क्या कहा बाबूआ, ये अपना क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इनके बीच की लंबाई, मैंने लंबाई नहीं मतलब दूरी, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है। तो L और A का अनुपात ही अपना सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या बोला है? विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच में संबंध क्या हो सकता है? चलो हम आपको बताते हैं क्या हो सकता है। हम बताते हैं क्या हो सकता है। हम ये बोले हैं कि रो बराबर होता है RA अपान L। रो बराबर क्या होता है? RA अपान L। ठीक है सर। अब देखना, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए L अपान A। L अपान A चाहिए ना, RA अपान L है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए L अपान A। मुझे चाहिए क्या? L अपान A। तो एक काम करता हूं कि प्यारे बच्चों, क्या क्या कहिए आप? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व यानी अपना ये हो गया। ठीक है, तो यदि मैं इसको रो इक्वल R अपान L अपान A कर दूं तो बिल्कुल सही है, चलेगा। क्योंकि L अपान A अपना क्या कहलाता बच्चों? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अच्छा एक काम करो ना, और भी काम थोड़ा यहां पे अपने हिसाब से करते हैं बच्चों, अपने हिसाब से करते हैं। कैसे सर? L को इधर ले आओ, L को इधर ले आए, A को नीचे ले आओ, ऐसा कर दिए, ठीक है। और रो को इधर ले जाओ, रो को इधर ले जाओ। तो ये बच्चों अपना सेल स्थिरांक हो गया। सेल स्थिरांक हो गया, हाँ सर ये सेल स्थिरांक हो गया। और बच्चों R अपना प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध हो गया, ठीक है सर। गुणे में 1 अपान रो अपना विशिष्ट चालकत्व हो गया। क्या हो गया? विशिष्ट चालकत्व हो गया। विशिष्ट चालकत्व हो गया, बस विशिष्ट चालकत्व हो गया। 1 अपान रो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो विशिष्ट चालकता, और यही तो बोला है कि विशिष्ट चालकता हुआ, विशिष्ट चालकत्व तो ही लिखना आप लोग, वह सेल स्थिरांक के बीच में संबंध। तो हम ज्यादा गणितीय व्याख्या यहां पर करेंगे नहीं, माना आना नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना बाबू, है ना। ठीक, समझ में आ गया? ये आप लोग कर लेना, इसको आप इधर उधर घुमा फिरा के जो भी करना होगा कर लेना आप लोग। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध स्थापित करना तो मैंने कर ही दिया कि भाई चालक का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती, लंबा चौड़ा कहानी नहीं बात करेंगे, तुल्यांकी चालकता पर बात करेंगे। तुल्यांकी चालकता, यदि हमने एक विलयन ले लिया, अब चालकता तो पढ़ते आ रहे हैं कि आयनों के कारण चालकता होती है, लेकिन बच्चों हमने कहा कि भाई, हमने आपको अभी इसके पहले समझाया कि किसी विलयन में जो चालकता है वो विद्युत अपघट्ट के कारण होती है। विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया, वो इधर उधर आयन गति करेंगे, उसके कारण चालकता होगी। अब यदि उसमें विद्युत अपघट्ट का मान 1 ग्राम तुल्यांक हो तो तुल्यांकी चालकता, और यदि वो विद्युत अपघट्ट 1 मोल हो तो उसकी आणविक चालकता। खत्म बाबू, कुछ भी नहीं है। क्या बोला रे? समझ में नहीं आ रहे? कहा बोला बाबू? अच्छा मैंने ये कहा कि भाई किसी विलयन की जो चालकता है उसके आयनों के कारण होता है। अच्छा आयन क्या है? विद्युत अपघट्ट है। अब वो विद्युत अपघट्ट का मान यदि ग्राम तुल्यांक में हो तो मान लीजिए विलायक हमने ले लिया 1 लीटर और उसमें 1 मोल ग्राम तुल्यांक हमने डाल दिया, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ, और उसके आयन के कारण जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता होगी। और इसके आगे आप लोग देखोगे बाबू, क्या देखोगे? आणविक चालकता। तो आणविक चालकता हमने कहा 1 मोल अणु ले लिया और हमने बाल्टी भर पानी में डुबा दिया, तो डुबाने से थोड़ी ना हो जाना है, उसमें आयन बनेंगे और आयनों के बाद चालकता होगी। क्या होगी बच्चों? चालकता होगी। आयन बनेंगे और
आयनों की कारण चालकता होगी। तो कुल मिलाकर के कोई विद्युत अपघट्ट है, उसकी मात्रा पर आधारित चालकता निर्भर करता है। हमने कहा 1 मोल ले लिया तो वो आणविक चालकता, हमने कहा 1 ग्राम तुल्यांक ले लिया तो तुल्यांक की चालकता। जरा गौर से परिभाषा तो देखो यार, क्या बता रहे हो? वही है सर, किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न हुआ। हमने 1 ग्राम तुल्यांक ले लिया और बाल्टी भर पानी में ससुरा उसका डुबा दिया, और डुबाने के बाद उसमें जो आयन बने और उसकी जो चालकता हुई बच्चों, वो उसकी तुल्यांक की चालकता आई। और यदि हमने 1 मोल ले लिया बाबू, देखना ना, किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता उस आयनों की चालकता के बराबर होगा जो कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट को VmL में उत्पन्न मिलाने से उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर इतना तो समझ में आया यार कि हम यदि बात करें तुल्यांक की चालकता की, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि हम बात के भैया 1 बाल्टी पानी है, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 1000 बाल्टी है, इससे मतलब नहीं है। विलायक आप खो ले लो, तुल्यांक की चालकता उसके 1 ग्राम तुल्यांक पर निर्भर करता है। 1 ग्राम तुल्यांक हमने विलय ले लिया विद्युत अपघट्ट, और जो उसके आयन होंगे उनके आयनों की चालकता बच्चों तुल्यांक की चालकता होगी। समझ में आई? और यदि 1 मोल आपने ले लिया बच्चों, 1 मोल ले लिया कि 1 मोल मिलाने से जो आयन बने उसकी जो चालकता हो गई वो उसकी मोलर चालकता या आणविक चालकता होती है, जिसे हम लैम्ब्डा से प्रेजेंट इक्विवेलेंट बच्चों कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक की चालकता, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मतलब आणविक चालकता। ठीक है, चलिए इसके लिए अपन एक फार्मूला यहां पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए बच्चों। पहले तुल्यांक की चालकता की बात करते हैं कि तुल्यांक की चालकता को हम लैम्ब्डा से दर्शाते हैं, इक्विवेलेंट की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ये अपने कप्पा इंटू V की बात करते हैं। ये VmL में जो चालकता होगी, कप्पा इन विशिष्ट चालकता बच्चों, विशिष्ट चालकता तो यही है, विशिष्ट चालकता के कारण तो होता है VmL में उत्पन्न करने से 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक होगा बच्चों। हम मान के चलते हैं कि C ग्राम तुल्यांक, कितना? C ग्राम तुल्यांक, C ग्राम तुल्यांक, C ग्राम तुल्यांक 1000 ml में उपस्थित है। C ग्राम तुल्यांक कितने मिला है? 1000 ml में उपस्थित है, ml 1000 ml में उपस्थित है। तो 1 ग्राम तुल्यांक ले निकालना है, तो 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक कितने में उपस्थित होगा? 1 ग्राम तुल्यांक 1000/C ml में उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। तो बच्चों लैम्ब्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा यहां पे हो जाएगा अपना 1000/C, है ना? ये लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में कह दोगे सर समझ में नहीं आया। इससे इकाई आता है बच्चों, इससे इकाई पूछा जाता है, इससे इकाई पूछा जाता है। आप लोग इससे इकाई निकालोगे, कैसे इकाई निकालोगे? मैंने कहा लैम्ब्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय आपका कंसंट्रेशन, C कंसंट्रेशन सांद्रता। इससे इकाई कैसे निकलेगा? इसका होता है ओम इनवर्स, ये विशिष्ट चालकत्व है, ओम इनवर्स। सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर लेंगे तो मीटर। और ये बच्चों आयतन है, 1000 का मतलब आयतन है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब है। और सांद्रता क्या होता है? सांद्रता क्या है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यही तो है, मोल प्रति लीटर ही होता है ना बच्चों। हालांकि यहाँ पे ग्राम तुल्यांक है तो ग्राम तुल्यांक लेना पड़ेगा क्योंकि एक इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट अब ले लो, इक्विवेलेंट। हाँ सर इक्विवेलेंट ले लो, थोड़ा सबसे अच्छा रहेगा इक्विवेलेंट। इक्यू ले लो, इक्यू ले लो, इक्यू ले लो, इक्विवेलेंट ले लो, इक्विवेलेंट बाबू, इक्विवेलेंट तो ग्राम तुल्यांक लिख लो। ग्राम तुल्यांक क्या लिखोगे बाबूजी? ग्राम तुल्यांक। और जब ग्राम तुल्यांक लिखेंगे बाबूजी तो क्या निकल कर आएगा सर? लैम्ब्डा कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, ये अपना हो जाएगा ओम इनवर्स। सेंटीमीटर बच्चों आप लोगों को 2 हो जाएगा क्योंकि यहां से 1 3 में घट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। इकाई। अब यहां पर देखो बच्चों, किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता
उन आयनों की चालकता का मान है बच्चों जो कि 1 मोल विलय करने से उत्पन्न हुआ। यानी हमने 1 मोल मिला दिया बाबूजी, 1 मोल विलय कर दिया, जो आयन बने उनकी चालकता आपकी आणविक चालकता है। मतलब यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये अपना कप्पा इंटू 1000 ही होगा। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा, मोलर है, 1 मोल उपस्थित है, यानी यहां पर बच्चों एम मोल की बात की जा रही है कि यदि एम मोल 1000 ml बिलियन में 1000 ml बिलियन में उपस्थित है, 1000 ml बिलियन में उपस्थित है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक मोल 1000 बटे ml बिलियन में उपस्थित होगा। सर थोड़ा सा सूत्र गड़बड़ लिखे हो आप। क्या गड़बड़ लिखे हो? ये गड़बड़ लिखे हो, यहाँ पे भी था ना पिछले बार में, तो भी ही रहेगा। तो लैम्बडा कंडक्टिविटी मोलर चालकता, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग लिख देना कप्पा इंटू भी के जगह 1000 अपान मोलर है बच्चों। तो ये हो गया, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है बाबूजी। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई क्या हो जाएगी? वहां पे ग्राम तुल्यांक इनवर्स था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं है। ओम सेंटीमीटर, जैसे यहां पर आप देख लो, यहां पर था ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो इसकी इकाई यदि हम आपसे पूछ दें कि इकाई बता दो, तो इकाई क्या बताओगे? सर उसी तरीके से निकलेगा, ओम इनवर्स। क्या निकलेगा बच्चों? ओम इनवर्स। क्या और आगे आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और क्या बच्चों? मोल इनवर्स आ गया, मोल इनवर्स। तो ये अपनों को इकाई भी मालूम हो गया बबुआ। और अब आगे बात करेंगे कोलरास का नियम। थोड़ा सा हीट हो रहा है बाबू। एक काम करते हैं, कोलरास का नियम बाद में देख लेंगे, जो अपना टॉपिक पहले आ जाएगा उसी को देख लेंगे। सब कहां गए रे भैया? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहां पे जाते हैं और कोलरास के नियम पे चलते हैं। देखना ना भाई, कोलरास का नियम अब पढ़ना है ना अपना। कोलरास का नियम कहाँ है भाई? ये अपना आ गया कोलरास का नियम। थोड़ा सा प्यारे बच्चों हीट हो चुका है मेरे हिसाब से, इस कारण से इधर उधर तितर बितर हो रहा है। ये भी अपना
ये भी अपना है ना दिखा रहा है। चलो कोलरास का नियम समझते हैं और इसके दोनों प्रयोग हम फटाफट देख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं बच्चों। अब ये भी मतलब चालकता पे ही आधारित अपना नियम दिए कि हम अनंत तनुता बढ़ा दें। चालकता तो अभी आप पढ़ते रहो, तुल्यांकी चालकता पढ़ा आपने, मोलर चालकता पढ़ा। तुल्यांकी चालकता में हमने क्या कहा, हमने VML ले लिया और VL में 1 ग्राम तुल्यांक मिला दिया, उनके आयनों की जो चालकता होगी तुल्यांकी चालकता होगी। अरे सर कितना सिंपल है यार। हमने कहा आणविक चालकता, 1 मोल हमने ले लिया विलेय पदार्थ विद्युत अपघट, उसके कारण जो चालकता होगी वो आणविक चालकता या मोलर चालकता कहला गई। अब कोलराज साहब ने बोले अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता या आणविक चालकता, ठीक है, अनंत तनुता पर बोला। अनंत तनुता, तनुता का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने विद्युत अपघट लिया है HCl और पानी आपने ले लिया सीधा 5000 लीटर से पूरा बड़ा टैंक में और 1 ml HCl मिला दिए, अनंत तनुता होगी। ठीक है, मतलब अनंत तनुता, तनुता का मतलब क्या होता है, विलायक की मात्रा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो अनंत तनुता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, उस पर जितने भी आयन उपस्थित होंगे उन आयनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। कुल मिलाकर उन्होंने ये बताया भैया अनंत, बस इतना ही उन्होंने स्ट्रप जोड़ दिया, अनंत तनुता। क्या जोड़ दिया बच्चों, अनंत तनुता, मतलब तनुता बहुत ज्यादा बढ़ा दें, और तनुता बढ़ाएंगे तो जितने भी जो टोटल चालकता होगी उसमें जो आयन होंगे उनकी चालकताओं के योग के बराबर हो। बस यही है कोलराज का नियम और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोलराज का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उस पर उपस्थित आयनों की तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे अपन यहां पर ले लेते हैं अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर देखो बच्चों लैम्बडा से दर्शाते हैं। अनंत तनुता पर या तो मोलर चालकता या तो आणविक चालकता, उस पर उपस्थित धन आयनों के, अनंत तनुता पर धन आयनों, और बच्चों उस पर उपस्थित अनंत तनुता पर ऋण आयन की चालकता के योग के बराबर होगा। इसके आयन की संख्या V+, आयन की संख्या V-, यही आपका कोलराज का नियम है। ठीक है, जहां पे बच्चों अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, देखो बच्चों किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर है। यानी अनंत तनुता का मतलब तो समझ में आ गया कि हमने भाई विद्युत अपघट थोरोसो इतोसो है ना, और जो विलायक है वो 5000 ml ले लिया। 5000 ml तो कहा यार, 5000 लीटर ले लो, बहुत ज्यादा विलायक है बच्चों, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब वो बीज नहीं आएगा। ये देखो गायब हो गया, थोड़ा सा हीट कर रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो बोला गया कि अनंत तनुता मतलब बहुत ज्यादा विलायक की मात्रा हो, विलेय की मात्रा बहुत कम, विद्युत अपघट बहुत कम बच्चों, तो वो आपका अनंत तनुता कहला जाता है। क्या कहलाता है, अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है या आणविक चालकता, उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता या आणविक चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। आप लोग जहां पे यहां पे लिख लेना बच्चों, जहां लैम्बडा इन्फिनिटी m है क्या, तो इसको लिखोगे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता है। फिर बच्चों ये लैम्बडा प्लस इनफाइनाइट, इसको क्या कहोगे, अनंत तनुता पर धन आयनों की चालकता है। फिर लैम्बडा ये माइनस करके अनंत तनुता पर ऋण आयनों की चालकता है, अनंत तनुता पर ऋण आयनों की चालकता है। फिर लिखोगे बच्चों V+ का मतलब V+ धन आयनों की संख्या है, V- मतलब ऋण आयनों की संख्या है। इतना लिख दोगे तो कोलराज के नियम में 2 नंबर मिल गया। इसके बाद बच्चों इसके अनुप्रयोग हम देखते हैं। क्या देखते हैं, अनुप्रयोग। चलो आज हम इसको इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि ये परेशान हो जाएगा हमारे साथ खेल खेलने में, ये खेल खेलने में हमारे साथ परेशान हो जाएगा। ठीक है, खेल खेलो भाई, खेल खेलो। चलो वायरस बन गया होगा तो अच्छी बात है। कुछ ही फेज गड़बड़ हो गए है ना, कोई बात नहीं है, अब भाई चला ही गया है तो क्या कर सकते हो, है ना। अनंत तनुता पर यहां भी गोल हो जाता है ना, ये भैया ये गोल हो गया यहां पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हीट होने के कारण बच्चों ये प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इतना आप लोग समझो। और
अनुप्रयोग में, अच्छा पहला अनुप्रयोग आ गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे आप लोग निकालना चाहते हो बच्चों सोडियम एसीटेट का, जैसे मैं निकालना चाहता हूं CH3COONA का, CH3COOH का, इसका बच्चों मैं अनंत अनंतता पर मोलर चालकता निकालना चाहता हूं। ठीक है, अनंत अनंतता पर इसका क्या निकालना चाहता हूं बच्चों, मोलर चालकता निकालना चाहता हूं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक ठीक, हाँ देखना, अनंत तनुपता पर इसकी मैं मोलर चालकता निकालना चाहता हूं। तो इसकी चालकता निकालने के लिए मुझे लेना पड़ेगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता है HCl का। ठीक है, फिर प्लस अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट का CH3COONA का। आज तक किसी दिन ऐसा लैक नहीं किया भैया जैसा आज परेशान कर रहा है। फिर प्यारे बच्चों माइनस करेंगे अनंत तनुता पर NaCl का। ठीक है, इससे दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मान निकाल सकते हैं। अब देखना टूटेगा कैसे, जब इसको तोड़ेंगे बच्चों तो ये अपने लैम्ब्डा m, ठीक है, अनंत अनंतता पर, क्योंकि आयन की चालकता हो जाएगी प्लस, फिर प्लस हो जाएगा लैम्ब्डा अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, Cl निगेटिव कर दो। अनंत अनंतता पर हो रहा है ना मोलर चालकता ही दोनों का। इसका भी बच्चों अपना, इसका जब टूटेगा तो दो भागों में टूटता है, या कि आप लोग ऐसा भी तोड़ दो, इसको थोड़ा सा एक लाइन और तोड़ दो सर तो और समझने में अच्छा रहेगा। कैसे, यहां पर बोला गया अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, ये जब टूटता है बच्चों तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में बदल जाता है। ठीक है, जब ये टूटेगा बच्चों, ये जब टूटेगा तो CH3COO निगेटिव और Na पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, फिर जब ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेगा, ऐसा टूटेगा। फिर इसको अलग अलग करेंगे बच्चों, फिर इसको अपन क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जब अलग अलग कर देंगे बच्चों तो ये आयन के रूप में हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं लैम्ब्डा हो जाएगा, ये लैम्ब्डा हो जाएगा अनंत अनंतता पर मोलर चालकता H पॉजिटिव का, फिर ये आयन के रूप में हो जाता है ना, तो ये अपना लैम्ब्डा आयन दर्शा रहे हैं, अभी तो फिर बिलियन ही दर्शा रहे थे, अब आयन हो गया तो ये हो जाएगा अनंत अनंतता पर Cl निगेटिव। फिर बच्चों ये लैम्ब्डा हो जाएगा अनंत अनंतता पर CH3COO निगेटिव। ठीक है बच्चों, और ये अपना हो जाएगा अनंत अनंतता पर मोलर चालकता Na पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये माइनस के कारण हो जाएगा माइनस अनंत अनंतता पर है ना बच्चों Na पॉजिटिव, और फिर माइनस हो जाएगा अनंत अनंतता पर मोलर चालकता Cl निगेटिव। Cl निगेटिव से Cl निगेटिव कैंसिल, H और Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल। अपना आ गया बच्चों लैम्ब्डा इन्फिनिटी m अपना H पॉजिटिव प्लस CH3COO निगेटिव। ये किसका आ गया, तो ये कुल मिलाकर के इसका ही आ गया बच्चों लैम्ब्डा आ जाएगा, लैम्ब्डा आ जाएगा किसका मान, कुल मिलाकर इतना कर दो बस। ये लो, इतना कर देना, ये अपना आ जाएगा बच्चों मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक, बाकी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए अपना 2 लाइन रहता है, उसको वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का आप लोग कर लेना। अब बात करते हैं बच्चों संचारण के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि संचारण काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास अपना तो 2 घंटे का होने जा रहा है। और आज यार गजब का मैसेज आ गए। क्लास खत्म कर दें क्या बच्चों, क्लास खत्म कर दें अब? लो सर क्लास खत्म मत करो, क्लास खत्म कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्लास खत्म कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लास खत्म नहीं करते हैं अपन, यहां से बात करते हैं संचारण से, यदि ये भी लैक नहीं करेगा तो। देखो बच्चों संचारण होता क्या है, कोई अपने पास पदार्थ है उसको यदि खुला में छोड़ दो तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यही प्रक्रिया संचारण है। धातु को हम खुला छोड़ देते हैं तो धातु को जब खुला छोड़ते हैं तो नमी से क्रिया करता है,
वातावरण से क्रिया करता है, और क्रिया करता बच्चों धीरे 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 अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगने की क्रिया, लोहे में जंग लगने की क्रिया बच्चों एक संक्षारण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने की क्रिया एक संक्षारण का उदाहरण है। बच्चों मैंने क्या कहा, धातु को खुला छोड़ दो, खुले जगह में रख दो। जब हम खुले जगह में रख देते हैं धातु को, जब हम खुले जगह में रख देते हैं तो धीरे 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 करके उसकी जो मतलब एक प्रकार से बच्चों उसके चारों ओर एक अवांछनीय परत जम जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ये प्रक्रिया आपका संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बच्चों पदार्थों के धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धीमी गति से अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ये तो सबको पता है। संक्षारण है क्या कि भाई हमने एक धातु है खुली जगह में रख दिया, नमी वातावरण आदि से क्रिया करके रासायनिक अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? संक्षारण। संक्षारण का सिद्धांत अब पढ़ेंगे। अभी तो सीधे सीधे यहां पे पहुंच गए, संक्षारण के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। कोई बात नहीं है। संक्षारण का सिद्धांत क्या पढ़ेंगे बच्चों? संक्षारण का सिद्धांत। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, संक्षारण का सिद्धांत सिर्फ समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। संक्षारण का सिद्धांत होता क्या बच्चों? जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक लोहा है, आयरन है, ये लोहा है, ठीक, ये सिर्फ लोहा है बच्चों। और आप सबको पता है कि इसके चारों ओर ये भी लोहा है, सिर्फ ये लोहा है ना। अब बच्चों यहां पे इसके चारों ओर एक लेयर है जो कि वातावरण है। यहां क्या क्या हो सकता है? नमी है, नमी है, इसका मतलब यहां पर H2O तो हो ही सकता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कुछ रहता है ना, जल वाष्प, सब कुछ, जल वाष्प सब कुछ है यहाँ पे। क्या है बच्चों? जल वाष्प। इसमें यदि किसी कदर कहीं पे थोड़ा सा भी अशुद्धि जम गया, तो वो वहां पे बच्चों कैथोड का कार्य करने लग जाता है। थोड़ा सा भी अशुद्ध हो गया वहां पे वो कैथोड का कार्य करने लग जाता है। क्या कार्य करने लग जाता है? कैथोड का। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये अपना शुद्ध है, ये शुद्ध लोहा है, ये शुद्ध लोहा है बच्चों, ये आयरन है, ये शुद्ध लोहा है। और ये नमी में यदि बात करें तो ये इसका प्रकृति ही है कि ये क्या करता है, Fe जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और Fe2 पॉजिटिव बनाता, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। और जो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहां चला जाता है? इसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। और यहीं पे एक अशुद्धि है, अशुद्धि। तो यहां पे जहां पे ऑक्सीकरण होता है वो सबको पता है कि यहां पे एनोड है बच्चों, ये एनोड कहलाता है। जहां पे ऑक्सीडेशन वहां पे एनोड है, और जहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा वहां पे ये कैथोड। अशुद्ध लोहा जो होता है कैथोड का कार्य करता है। मतलब एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति बच्चों इसमें अभिक्रिया संपन्न होती है। जो आपका अशुद्ध लोहा होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? अशुद्ध लोहा कैथोड की तरह कार्य करता है, और जो शुद्ध लोहा होता है बच्चों एनोड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है बच्चों? एनोड की तरह। ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है? Fe जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अच्छा, इसको एनोड ही क्यों बोलते हैं? शुद्ध लोहे पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? धातु के अंदर ही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाता है। कहां पर जाता है? कैथोड पर जाता है। भाई ये Fe जो है 2 पॉजिटिव के रूप में परिवर्तित हो गया, और ये जो कैथोड है बच्चों यहाँ पे जो आयरन को ये Fe2 पॉजिटिव कैथोड पर जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक प्रकार से Fe में बदल जाता है। ये प्रक्रिया इस पे चलती है। लेकिन जंग कैसे बनता है ये चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है। जंग कैसे बनता है ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि जैसे ही नमी के संपर्क में आता है, क्या नमी के संपर्क में आता बच्चों, तो नमी के संपर्क में आने के कारण H2O जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके OH नेगेटिव में बदलता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आप लोगों को अभिक्रिया समझना जरूरी रहता है। सब कुछ लिखा था यार, लेकिन आज हमारा पेज ही खराब हो जाता है, ठीक। ये आज हमारा भाई, अब मुझे नहीं लगता कि आगे का मैं पढ़ाऊंगा।
मतलब कोई भी पेज ओपन नहीं हो रहा बच्चों। शुष्क सेल भी अपना, कोई बात नहीं है, 3-4 टॉपिक रह जाते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही बच्चों, और हम 2-3 टॉपिक रह जाता है अपना, जैसे संचारण है, तो अपना संचारण है, शुष्क सेल है, सीसा संचायक सेल है, ईंधन सेल है, ठीक है। बस 2-3-4 टॉपिक रह गए हैं, उसको अपने अगले लेक्चर में करें, क्योंकि पूरा पीपीटी ही हमारा डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए आज का पता नहीं शुभ मुहूर्त कैसा था, शुभ मुहूर्त कैसा था, देखो किसी को टच कर दो, विद्युत अपघटनी सेल है, कुछ देर बाद ये भी डिलीट हो गया देखो, और फिर कुछ देर बाद फिर ओपन हो जाता है। ईंधन सेल है ना, ये है, इसको टच करेंगे खाली खाली हाथ, और इसको पीछे जाएंगे खाली हाथ, ये देखो खाली हाथ, फिर खाली हाथ, खाली हाथ। क्षमा प्रार्थी हूं, चलिए कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, वीडियो को शेयर कर देना। अभी फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।